नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096952386089455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम जून मंथ से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सारे जरूरी एस्पेक्ट को इस तरीके से कवर करेंगे कि कोई भी फैक्ट अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है इन सभी एग्जाम्स में से तो आप उसे आसानी सॉल्व कर सकें। लगभग आधा साल बीत रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपको आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में कितनी हेल्प की है, आपके एग्जाम में कितने सारे सही क्वेश्चंस कराने में हेल्प की करंट अफेयर में से, आप जल्दी से कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा इस बार इस वीडियो के नीचे। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी डेडिकेटेड पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे कुछ ऑफिशियल नंबर है, इन पर आप व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी गैदर कर सकते हैं। इजराइल ने अभी हाल ही में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ? यूएई के साथ। ठीक है, यूएई के साथ समझौता किया है और अब्राहम अकॉर्ड के बारे में जरूर हम इसमें बात करेंगे। अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया था सितंबर मंथ 2020 में और कौन कौन इसके सिग्नेटरीज हैं एक बार जरूर देखिएगा। इससे जुड़े हुए कंट्रीज़ हैं यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड पूछा जाता रहता है पुराने होने के बावजूद, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद फ्रांस में यूपीआई और रुपे कार्ड सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है किसने? भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम ने, यानी कि एनपीसीआई की विदेशी शाखा ने फ्रांस में लायरा नेटवर्क के साथ समझौता किया है जिससे कि वहां पर यूपीआई और रुपे कार्ड की सेवाएं शुरू की जा सकें। ठीक, उसके बाद हरियाणा और इजराइल के बीच समझौता हुआ है। हरियाणा इजराइल ने समझौता किया है किस मद में? सबसे उन्नत और अत्याधुनिक जल प्रौद्योगिकियों की विशेषज्ञता और जानकारी पाने के लिए हरियाणा सरकार ने किया है। ऐसा ही एक एग्रीमेंट हम देखेंगे पास्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया था अपने यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन में, विंध्याचल रीजन में जल की समस्या को सुलझाने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा ही समझौता किया है हरियाणा की सरकार ने। HCS वाले इसको जरूर नोट करिएगा एक बार। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के लिए समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरफ से यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूपीएडा बोल सकते हैं, इसने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के संवर्धन के लिए कुछ बैंकों के साथ समझौता किया जिसमें शामिल है SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और सिडबी शामिल है। सिडबी का जरूर ध्यान रखिएगा इसमें नाम। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में एक ड्रोन विशेषज्ञता केंद्र या फिर ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना के लिए ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजीज ने उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और भारतीय कौशल परिषद के साथ समझौता किया जिससे कि ग्रेटर नोएडा में जो है एक ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जा सके। तो कौन कौन यहाँ पर प्रेजेंट है? ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजीज, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, क्योंकि इन्हीं के कैंपस में हो सकता है कि ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल है। ठीक, भारतीय वायुसेना ने विरासत केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ मिलकर के चंडीगढ़ में वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना करने वाली है। वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? चंडीगढ़ में, ध्यान रखिएगा आगे के लिए। जब भी कोई ऐसा केंद्र होता है जो बहुत यूनिक होता है, जैसे ये आपका वायुसेना विरासत केंद्र खुलने जा रहा है, इंडियन एयरफोर्सेस हेरिटेज सेंटर खुलने जा रहा है चंडीगढ़ में। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें शोकेस किया जाएगा कि इंडियन एयरफोर्सेस का रोल क्या रहा है विभिन्न जो युद्ध हुए हैं उसमें, और ओवरऑल इंडियन एयरफोर्सेस की फंक्शनिंग कैसे होती है इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा। सेक्टर 18 चंडीगढ़ में ये आपका विरासत केंद्र स्थापित किया जाएगा। जून मंथ की नियुक्तियां यानी कि अपॉइंटमेंट्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहले श्री अजय कुमार मिश्र, ये न्यू एडवोकेट जनरल बन गए उत्तर प्रदेश के। इन्होंने किसका स्थान लिया है? श्री राघवेंद्र सिंह का। नटराजन सुंदर, ये राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड यानी कि होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बन गए नेशनल एसेट रीऑर्गेनाइजेशन कंपनी लिमिटेड के। रबाब फातिमा, ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी, यूनाइटेड नेशंस की अवर महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल इनको बनाया गया है। जमैका के कॉर्टने रेट्रे की जगह लेंगी ये। कर्टनी रेट्रे, ये जमैका से थे पहले, अब इनकी जगह आ गई रबाब फातिमा। तो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है इस समय एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने इनको अपॉइंट किया है अंडर सेक्रेटरी जनरल के तौर पर। अभी मैंने शायद सेक्रेटरी जनरल बोल दिया था, ये अंडर सेक्रेटरी जनरल बनी है। मोर इंपॉर्टेंटली हमसे एग्जाम में क्या पूछेंगे कि किस कंट्री से हैं? तो रबाब फातिमा कहाँ से हैं? बांग्लादेश से हैं, ध्यान रखिएगा, यही हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। रबाब फातिमा को 2 पद दिए गए हैं, पहले तो अंडर सेक्रेटरी जनरल बनी है और दूसरा ये हाई रिप्रेजेंटेटिव भी बनी है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, लैंडलॉक्ड कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए। रामकृष्ण मुक्काविली, इनको भी एक पद दिया गया है, ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
के पॉइनियर यानी कि अग्रदूत नियुक्त किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा पॉइनियर फॉर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट। तो इस तरीके का रिकग्निशन पाने वाली ये पहले भारतीय बने हैं। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा ये एसडीजी पॉइनियर बनाए गए हैं कुल मिला के। गस्टावो पेट्रो ये कोलंबिया के पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। रॉबर्ट गोलब ये स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल ये यूनाइटेड नेशंस के महासचिव अंटोनियो गुटेरेस के इनवॉय यानी कि दूत बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के दूत ये बने हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पद है और ये जरूर पूछे जाने की संभावना है कि अमनदीप सिंह गिल को कौन सा पद दिया गया है। ठीक, और एंटोनियो गुटेरेस ने या फिर यूएन ने इनको कहा है कि ये डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील नेता साबित होंगे, अ थॉट लीडर ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी। वसीम खान ये पाकिस्तान से आईसीसी के न्यू जनरल मैनेजर बने हैं। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जनरल मैनेजर बने। एनजे ओझा ये मनरेगा के लोकपाल बने हैं 2 साल के लिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लोकपाल बने 2 साल के लिए। मनरेगा स्कीम का ईयर ध्यान रखिएगा, 2005 में आई थी नरेगा के नाम से, लेकिन फिर इसको जो है रिनेम किया गया था 2009 में मनरेगा के नाम से। प्रदीप कुमार मोहंती ये एक्टिंग चेयरपर्सन या फिर कह सकते हैं लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है, लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष। ठीक है, जाहिर सी बात है लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष क्यों बने, क्योंकि जो हमारे सबसे पहले लोकपाल थे न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। ठीक है, रुचिरा कंबोज इनका भी अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बीपीएससी का एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं उसमें पूछे जाने की बहुत संभावना है, क्योंकि ये बहुत पूछते हैं। तो जब टीएस तिरुमूर्ति बने थे तो ये हमसे सवाल पूछा गया था, जब इनसे पहले सैयद अकबरुद्दीन थे तब हमसे सवाल पूछा गया, इनसे पहले कोई और व्यक्ति थे तो भी सवाल पूछा गया था। तो रुचिरा कंबोज अब ये हमारी नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गई हैं इंडिया की यूनाइटेड नेशंस के लिए। तो ये जरूर पूछे जाने की उम्मीद है। जैसे पूछेंगे कि टीएस तिरुमूर्ति की जगह कौन आई है, तो इसका उत्तर होगा रुचिरा कंबोज। बीपीएससी वाले इसको स्टार मार्क करिए, आपके एग्जाम में जरूर आएगा और वैसे सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। रुचिरा कंबोज ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि बनी है। भीमन गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल ये लोकायुक्त बने हैं कर्नाटक के। ठीक, कंपोजर AR रहमान है, इनको ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर प्रोग्राम का एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसका एम्बेसडर बनाया गया है AR रहमान को। इसके बाद आनंद महिंद्रा, पंकज R पटेल, वेणु श्रीनिवासन और पूर्व प्रोफेसर रविंद्र H ढोलकिया ये नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स बने हैं RBI के। ठीक, श्री आलोक कुमार चौधरी ये न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। दिनकर गुप्ता ये न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं NIA के, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल दिनकर गुप्ता। लवलीना बोरगोहेन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट्स कमेटी बनाई गई है, उसमें इनको एक चेयर दी गई है और इनको वोटिंग मेंबर का भी दर्जा दिया गया है लवलीना बोरगोहेन को। लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो में ब्रॉन्ज जीता था, आपको पता होगा। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ये काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं हर साल। प्रेसिडेंट इनको अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का बनाया गया है। ये जम्मू कश्मीर पर जो परिसीमन आयोग बना था उसकी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। लोकपाल खोज समिति बनी थी 2018 में, उसकी भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। मतलब लोकपाल खोज समिति जो है इनकी अध्यक्षता में चली थी, जिन्होंने पिनाकी चंद्र घोष का नाम रिकमेंड किया था। तो रंजना प्रकाश देसाई काफ़ी महत्वपूर्ण है। राधा अयंगर प्लम्ब इनको एक पद दिया गया है, डेप्यूटी अंडर सेक्रेटरी बनाया गया डिफेंस और एक्विजिशन के लिए US में। तो जो बाइडेन ने इनको नियुक्त किया था, ये काफ़ी चर्चा में आई थी, काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट किया था इनको, न्यूज़ एजेंसीज ने, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। इंडियन अमेरिकन राधा अयंगर प्लम्ब। SL थाउसन ये भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, तीसरे CEO बने हैं नीति आयोग के। सबसे पहले थी सिंधु श्री खुल्लर, फिर अमिताभ कांत काफ़ी दिन तक बने हुए थे। ठीक है, और उसके बाद ये तीसरे आ गए हैं श्री परमेश्वरन अय्यर। और वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के, इनका भी अपॉइंटमेंट पिछले महीने हुआ था, उनका नाम सुमन बेरी है, ध्यान रखिएगा। और पहले वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के कौन थे, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि परमेश्वरन अय्यर ने इंडिया की कौन सी महत्वपूर्ण स्कीम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ हाईलाइट की गई थी कि परमेश्वरन अय्यर को क्रेडिट जाता है भारत को डैश करने का, तो वो डैश क्या है आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, वीडियो के अंतिम हिस्से में इसका जवाब दिया जाएगा। जेवियर ओलिवन ये करंट चीफ ग्रोथ ऑफिसर है मेटा प्लेटफॉर्म के। अब ग्रोथ ऑफिसर मैंने क्यों लिया है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार यूके के किसी एग्जाम में फेसबुक के किसी अधिकारी का नाम पूछ लिया था, तो फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। तो मतलब जेवियर ओलिवन ये फेसबुक या फिर करेंटली जिसका नाम मेटा है उससे जुड़े हुए हैं। अनवर हुसैन शेख ये चेयरपर्सन बने हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की
कमेटी बनी है टेक्निकल बाधाओं पर विचार करने के लिए। व्यापार पर तकनीकी बाधाओं से निपटने के लिए जो विश्व व्यापार संगठन की समिति बनी है उसके अध्यक्ष बने हैं अनवर हुसैन शेख। 6 उच्च न्यायालयों को नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनका नाम एक बार देख लीजिएगा, ये कभी कभी आ जाता है हमारे एग्जाम में। इसका आप स्क्रीनशॉट रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। कहाँ से किनको हटाया गया है, कहाँ बनाया गया है, ये भी एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है, कहाँ किसका ट्रांसफ़र हुआ है। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे। अवार्ड्स में सबसे पहले टाइम्स बिजनेस अवार्ड, ये रश्मि साहू को मिला है। टाइम्स बिजनेस अवार्ड सोनू सूद ने इनको प्रेजेंट किया था ये अवार्ड। और रश्मि साहू क्या है, पूर्वी भारत यानी कि ओडिशा साइड जो एक खाद्य ब्रांच है रुचि फूड लाइन, और ओडिशा की नंबर 1 मसाला कंपनी भी जो है इसकी निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं रश्मि साहू। डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये ऑथर संजीत नारवरकर को मिला है, ठीक है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है ओडिशा की मो बस स्कीम को, मो बस इनिशिएटिव को। ओडिशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बस मो बस, इसको मिला है ये रिकॉग्निशन, काफ़ी ज़रूरी है, यूएन के द्वारा दिया गया है। बस को कोविड-19 में दुनिया को बेहतर ढंग से उबरने में मदद करने की भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है मो बस सर्विस को। किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज़, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो एनसीईआरटी के अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इसे मिला है। कुल मिलाकर हमने जो आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था ई विद्या के रूप में, पीएम ई विद्या के रूप में कोविड-19 के दौरान ये यूज़ किया था। कोविड पैंडेमिक के दौरान शिक्षा को जारी रखने के लिए प्रयासों के लिए ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी CIET एनसीईआरटी को ये रिकग्निशन मिला है। ये किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज़ ये स्पॉन्सर किया जाता है बहरीन के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा समर्थित ये प्राइज़ है। तो यूनेस्को के द्वारा समर्थित ये किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज़ किसे मिला है, ये एक बात हो गई। अगर पूछे किस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिला है तो इसका आंसर हो जाएगा PM ई विद्या। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज का इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवेज अवार्ड ये मिला है जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने की श्रेणी में भारतीय रेलवे को, ठीक है। बर्लिन में 1 जून 2022 को एक भव्य समारोह हुआ था, इसमें जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने की श्रेणी में UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड मिला है इंडियन रेलवेज को, ठीक, इंडियन रेलवेज। 01 बेस्ट कंटेंट अवार्ड और इम्यूनाइजेशन अवार्ड, ये 2 अवार्ड मिले हैं उमर निसार को। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ के द्वारा दिया गया है। RJ उमर मतलब ये रेडियो जॉकी हैं, RJ उमर इनका नाम है, पूरा नाम उमर निसार है। और दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निसार को वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस कैटेगरी में, इम्यूनाइजेशन चैंपियन में और 01 बेस्ट कंटेंट अवार्ड में। इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा को महाराष्ट्र के जो इस समय गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, उनके द्वारा ऑनररी डॉक्टरेट मिला है लिटरेचर का, ऑनररी डॉक्टरेट, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ योगा 2022, इसमें अवार्ड हैं 2 इंडिविजुअल्स को मिले हैं और 2 संगठनों को। इंडिविजुअल्स का नाम क्या है, श्री भिखू संघसेन, ये लेह लद्दाख से हैं। श्री मार्कस विनीसियस रोजो रॉड्रिक्स, ये ब्राज़ील से हैं, मतलब बाहर से हैं। और 2 संगठन कौन से हैं, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड और ब्रिटिश व्हील ऑफ योग UK। तो मतलब एक बाहर का व्यक्ति, एक यहाँ का व्यक्ति, एक बाहर का ऑर्गेनाइजेशन, एक यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अवार्ड योगा को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक। देन इसके बाद कंपेनियन ऑफ ऑनर, ये पुरस्कार मिला है क्वीन एलिजाबेथ II जो ब्रिटेन की है, उनके द्वारा मिला है सलमान रश्दी को, भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी को। लिटरेरी वर्ल्ड में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-2023, ध्यान रखिएगा ये जो है मिसेस वर्ल्ड 2022 नहीं है, ठीक है। अभी इंडिया में से किसको मिसेस वर्ल्ड 2022 में कॉन्टेस्ट करना है उसका ये चयन हुआ है। मिसेस इंडिया वर्ल्ड चुनी गई हैं सरगम कौशल। अब सरगम कौशल जो है जब मिसेस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी 2022 में उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे, ये है, ठीक है। तो सरगम कौशल ये रही थी मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-2023। फर्स्ट रनर अप जूही व्यास और सेकंड चाहत दलाल। एक और कॉन्टेस्ट हुआ था मिसेस यूनाइटेड नेशंस 2021-2022। मिसेस यूनाइटेड नेशंस बनी है प्रियंका जुनेजा, ये पानीपत से हैं, ठीक। कुल 62 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था और इसमें प्रियंका जुनेजा को मिसेस यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड 2021-2022 घोषित किया गया है। सितारा पाकिस्तान पुरस्कार ये डैरेन सैमी को दिया है, ये वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, पाकिस्तान के द्वारा दिया जाने वाला ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, डैरेन सैमी को दिया इन्होंने। then इसके बाद विमेंस प्राइज़ फॉर फिक्शन, ये विमेंस प्राइज़ फॉर फिक्शन ही नाम है इस संगठन का। ये रुथ ओज़की को मिला है उनके उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए। ये टोनी पुरस्कार है, इसमें इंपॉर्टेंट कैटेगरीज देखेंगे जैसे सर्वश्रेष्ठ नाटक, बेस्ट प्ले था द लेमन ट्रायलॉजी,
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नाटक में साइमन रसेल बीले और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डाइड्रे ओ'कॉनल। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन म्यूजिकल के मामले में मैरियाने एलियट को और 3 टोनी पुरस्कार जीतने वाली इकलौती महिला बनी। ठीक, इतना काफ़ी है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स में किंग हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पिछले वर्ष भी था, इस वर्ष भी टॉप पर है पूरे विश्व में। और इंडिया और साउथ एशिया रीजन में जो हमारा टॉप एयरपोर्ट नामित किया गया है वो है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। बेंगलुरु में है ये बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे एग्जाम के लिए। बाकी कैटेगरीज हमारे लिए नहीं ज़रूरी है तो हमने हटा दिया उसको। जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार का दूसरा संस्करण हुआ था। इसमें 700 जिलों में से 467 जिलों ने जो है इसमें भाग लिया था। शीर्ष 30 के नाम अपने क्षेत्र में कौशल विकास और अभिनव सर्वोत्तम अभ्यासों के लिए इनका नाम निकाला गया है। तो इसमें श्रेणी बनाई गई हैं। जिला कौशल योजना में उत्कृष्टता के लिए 8 पुरस्कार, फिर योजना में उत्कृष्टता के लिए 13 प्रमाण पत्र, जिला कौशल योजना में प्रशंसा पत्र। ये हम श्रेणी 2 और 3 नहीं देखेंगे, इसमें हम खाली लिस्ट देखेंगे कि टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से रहे थे। टॉप 5 में सबसे पहले राजकोट का नाम आता है, फिर कछार डिस्ट्रिक्ट का आता है असम से, फिर सतारा का, फिर मल्लपुरम का, फिर रुद्रप्रयाग का। ठीक, उत्तर प्रदेश से जो विजय जिले रहे हैं उनका नाम जरूर देखेंगे, उनकी रैंक देखेंगे। 10वें नंबर पर बहराइच, 16वें पर गाजियाबाद, फिर चंदौली, फिर सोनभद्र, और आखिरी पर रहा था ये नूह या फिर मेवात, ये हरियाणा से। और जिसमें बिहार के जिले शामिल थे, गया 7th पर, अररिया 9th पर। तो ये हो गई बात कुल मिलाकर जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार। इतनी सूची ध्यान रखना काफ़ी है। अब कांस फिल्म महोत्सव में पुरस्कारों की सूची आ चुकी है। 75वां कांस महोत्सव था। फिल्म निर्माता शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स, जो कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत की एकमात्र एंट्री थी, इसने डॉक्यूमेंट्री के लिए फेस्टिवल का शीर्ष पुरस्कार ली ऑयल डियोर जीता है। ये एक बात हो गई। और इंपॉर्टेंट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं सबसे पहले पाम डियोर, ये बहुत पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में भी आया था। पाम डियोर पुरस्कार मिला है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को, जिसको डायरेक्ट किया है रॉबिन ओस्टलैंड ने किया है। ठीक, ओस्टलैंड ओ यहाँ पे होगा। फिर एक ग्रैंड प्री अवार्ड होता है, ये स्टार्स एट नून, ये एक फिल्म है, और दूसरी है क्लोज। ये 2 फिल्मों को मिला है एक साथ, क्लोज और स्टार्स एट नून। इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसमें मिला है पार्क शान वूक को, उनकी फिल्म डिसीजन टू लीव के लिए। पार्क शॉन वूक को उनकी फिल्म डिसीजन टू लीव के लिए। फिर उसके बाद ब्रोकर नामक फिल्म के लिए सॉन्ग कॉन्ग होको को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है ज़ार अमीर इब्राहिमी, उनकी फिल्म स्पाइडर के लिए, होली स्पाइडर फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस। इसके बाद कैमरा डियोर पुरस्कार एक होता है, ये मिला है जीना गैमेल और रिले केओफ को उनकी फिल्म वार पोनी के लिए। ऑल दैट ब्रीथ्स, इसको मिला है डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ली ऑयल डियोर पुरस्कार। पुरस्कारों के नाम इस वजह से इसलिए हैं क्योंकि ये फ्रेंच में है। ठीक है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो पामी डियोर है, एक आप ध्यान रख सकते हैं बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर वाला और बेस्ट डायरेक्टर वाला। ठीक, आईफा अवार्ड भी देख लेते हैं। आईफा अवार्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में सबसे पहले विक्की कौशल, इनको मिला था मतलब ये विजेता रहे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कैटेगरी में सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला कैटेगरी में कृति सैनन रही मिमी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये विष्णुवर्धन शेरशाह फिल्म के डायरेक्टर हैं ये। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह रही। और बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी के लिए मिला था ये अनुराग बासु की फिल्म लूडो को। बुक्स एंड ऑथर देखेंगे, इसमें 2 ही बुक्स हैं मेनली। अष्टांग योग ये डॉक्टर सोनू फोगाट की है। मनोहर लाल खट्टर जी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की पूर्व संध्या पर 20 तारीख को लॉन्च किया था इसको, 20 जून को। भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये राम बहादुर राय की किताब है, इसको रिलीज़ किया था पीएम मोदी जी ने। डेट्स थीम काफ़ी सारे हैं जून मंथ में। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, ये 28 मई को होता है। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, ये 29 मई को मनाया जाता है, जब सबसे पहले 2 व्यक्तियों ने इस पर चढ़ाई की थी 29 मई 1953 को, सर एडमंड हिलेरी ने और तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने। देन इसके बाद गोवा का स्टेटहुड डे, ये 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई 1987 को गोवा देश का 25वां राज्य बना था। वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है 31 मई को, और इस बार इसकी थीम है टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। इसके बाद विश्व दुग्ध दिवस, ये 1 जून को होता है। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड बाइसिकल डे, ये जरूरी है, ये 2018 से ही मनाया जाना शुरू हुआ, 3 जून को होता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। 50वां वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था ये, वैश्विक पर्यावरण दिवस, ये 50वां था, बहुत ज़रूरी है। इसकी थीम थी लिविंग सस्टेनेबिलिटी या लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना। और इसकी जो स्लोगन होता है हर साल, वो क्या था? स्लोगन था इस साल ओनली वन अर्थ, कैंपेन स्लोगन था। तो अगर थीम पूछी जाए तो लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर, ये लगाएंगे आप। तीसरा वैश्विक खाद्य सुरक्षा दिवस, ये 7 जून को होता है। सेफर फूड बेटर हेल्थ, इस बार इसकी थीम थी। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को होता है।
वर्ल्ड एक्रीडिशन डे ये होता है 9 जून को। हमारे भारत में एक्रीडिशन डे कौन सा निकाय मनाता है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक ये 12 जून से 20 जून तक मनाया गया था। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12 जून को होता है। कबीर जयंती 14 जून को। ग्लोबल विंड डे ये 15 जून को होता है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये 17 जून को होता है। इस बार इसकी थीम थी राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 18 जून को होता है। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे ये 19 जून को होता है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून को होता है। 8th इंटरनेशनल योगा डे ये 21 जून को होता है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम थी। सबसे पहले कब बनाया गया था? 2015 में। पासपोर्ट सेवा दिवस हर साल 24 जून को मनाया जाता है। अब डिफेंस देख लेते हैं। डिफेंस में सबसे पहले BRO कैफ़े यहाँ पे शुरू किए गए हैं 75 लोकेशंस पर 12 स्टेट में, जिनके नाम ही लिखे हुए हैं। इससे क्या होगा? टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये सब होगा इसमें, ठीक है। 12 राज्यों में 75 स्थानों पर BRO कैफ़े शुरू किए गए हैं, ठीक। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद INS निशंक और INS अक्षय इनको डीकमीशन कर दिया गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई में, ठीक है। इनको अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण ओडिशा से किया गया था APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से 6 जून 2022 को। अग्नि 4 क्या है? ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज मंगोलिया करेगा, ये 20 जून 2022 को इसका समापन हुआ है। कुल मिला के 6 जून से 20 जून तक चला था। 16 देशों की सेनाओं ने इसमें जो है भाग लिया था और मंगोलिया के प्रेसिडेंट उखनागिन खुरेल सुखु ने इसको जो है ऑर्गेनाइज़ किया था, ठीक। उसके बाद INS गोमती 34 साल बाद कार्यमुक्त हुआ है, सेवा मुक्त हुआ है मुंबई में, और INS गोमती का नाम गोमती नदी पर रखा गया था। तो बस ये याद रखना है आपको। ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो INS तलवार यहाँ पे तैनात हुआ था इस साल के ऑपरेशन संकल्प में। ऑपरेशन संकल्प भारत जो है 2019 से ही लगातार कर रहा है और इसमें समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य होता है ऑपरेशन संकल्प का। तो इसमें क्या होता है? कुल मिलाकर के भारतीय नौसेना ने खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनज़र 2019 से शुरू किया था। व्यापारी जहाज़ों पर हमले होने के बाद से यहाँ पे गश्ती बढ़ा दी थी अपनी, और इसी को कहा जाता है ऑपरेशन संकल्प, जिससे कि जो व्यापारिक जहाज़ होते हैं उस पर कोई हमला ना करे बाहरी। तो भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए ऑपरेशन संकल्प ही होता है हर साल। और इस साल ऑपरेशन संकल्प में जो मेन हमारा जहाज़ गया था वो था स्टिल्थ फ्रिगेट INS तलवार। ऑपरेशन एक्स पूर्व संप्रति, ये बांग्लादेश में हुआ था। ये बांग्लादेश से हम संप्रति एक्सरसाइज करते हैं। ये पूर्व संप्रति एक्स एक्सरसाइज थी, ये 5 से 6 जून के बीच हुई थी जशोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में। मिस्र के सामरिक कार्यक्रम में भाग लेगी भारतीय वायुसेना। मिस्र में कैरो इजिप्ट में एक कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर हमारी भारतीय वायुसेना के लोग जाएंगे। वीपन स्कूल में यहाँ पर होगा ये कार्यक्रम। इसमें 3 सुखोई MKI विमान, 2 C-17 विमान, भारतीय वायुसेना के 57 कर्मचारी इसमें भाग लेंगे। तो बस ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिफेंस की रही। ऑबिचरीज देख लेते हैं। भजन सपोरी ये फेमस संतूर प्लेयर थे और ये सूफियाना घराने से ताल्लुक़ रखते थे, नहीं रहे। भीम सिंह ये प्रोफेसर थे नेशनल पैंथर्स पार्टी के, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक और मुख्य संरक्षक थे, नहीं रहे। अंजलई पोन्नु स्वामी ये INA से जुड़ी हुई थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की INA में झांसी की रानी रेजिमेंट में शामिल हुई थी ये 21 साल की आयु में, तो इनका नाम भी आया था। ये अब नहीं रही हैं 102 वर्ष की आयु में। हरिचंद 2 बार ये ओलंपिक में भाग लिए थे और 2 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता धावक, लॉन्ग डिस्टेंस रनर थे ये नहीं रहे। 1987 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 1975 में एशियाई चैंपियनशिप में 10,000 मीटर का खिताब इन्होंने जीता था, ये नहीं रहे। सिद्धू मूसेवाला आप जानते हैं सिंगर थे, ये नहीं रहे। ये मनसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब से हैं, ये नहीं रहे फिलहाल। कृष्ण कुमार कुनाथ जिनको हम KK के नाम से जानते हैं, ये नहीं रहे हैं, ठीक है। कोलकाता में कंसर्ट करते हुए इनका निधन हुआ था। इसके बाद स्कीम्स कैंपेन देखेंगे। स्कीम्स कैंपेन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देखेंगे। सबसे पहले मितान योजना। मितान योजना ये गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ लाई है। मितान योजना बेसिकली क्या है? डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के बारे में है। सरकार की कुछ सेवाएं जैसे कि जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना, दस्तावेज की प्रति प्राप्त करना, आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना, भूमि रिकॉर्ड आदि की प्रति प्राप्त करना, ये सब घर बैठे सेवाएं दी जाएंगी छत्तीसगढ़ के लोगों को इस स्कीम के तहत टोल फ्री नंबर के माध्यम से। एन्नम एजुथुम स्कीम ये लाई है तमिलनाडु की गवर्नमेंट और इसमें कुल मिलाकर वहाँ पर फाउंडेशनल न्यूमरेसी और लिटरेसी इंश्योर करना चाहती है सरकार 2025 तक सभी लोगों में। मतलब ये प्रौढ़ शिक्षा पर आधारित नहीं है, ठीक है। इसको आप ये ध्यान रखेंगे, स्कूली स्टूडेंट्स के लिए है। तमिलनाडु में कोविड-19 महामारी से लंबे समय तक जो है स्कूल बंद रहे, 19 महीने करीब, तो इसके लिए यहाँ पर शुरू की गई है कि जो बेसिक फाउंडेशनल न्यूमरेसी लिटरेसी से एक तरीके से अलग हो गए थे कोविड के कारण, उनको फिर से इसमें जोड़ा जाएगा। माँ तुझे प्रणाम स्कीम कई सालों से चल रही है।
गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इसको चलाती है। ये वहाँ 2013 शुरू की गई थी, उसको फिर से अब लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। श्रेष्ठ योजना की अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्कीम है। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो नाम से पता चल रहा है कि टारगेटेड एरियाज में हाई स्कूल तक के स्कूल्स, खासकर रेजिडेंशियल एजुकेशन देने के लिए, इसमें मतलब आवासीय शिक्षा देने के लिए, गरीब लोगों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इसमें CBSE बोर्ड लेवल के स्कूल्स बनाए जाएंगे, जिससे लोग 9वीं और 11वीं के बाद जो है मतलब अपनी आखिरी शिक्षा के वर्ष इसमें बिता सकें। तो देखिए हमारे एग्जाम में सवाल कैसे बनता है। हमारे एग्जाम में जैसे आरओ पेपर में लास्ट ईयर सवाल आया था कि इनमें से कौन कौन सी स्कीम जो है स्किल डेवलपमेंट संबंधित है। तो श्रेष्ठ स्किल डेवलपमेंट संबंधित नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब स्कूल एजुकेशन की स्कीम है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन लाभार्थी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें CBSE के स्कूल्स खोले जाने हैं और उनको आवासीय शिक्षा प्रदान की जानी है, यानी कि रेजिडेंशियल एजुकेशन वहीं पर रह करके। तो इसमें चयन कैसे होगा बच्चों का, इसमें जो है 3000 स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा श्रेष्ठ के लिए NETS की मतलब उसकी तर्ज पे नेशनल एंट्रेंस टेस्ट एक लिया जाएगा कुल मिलाकर के। मालवीय मिशन, ये अभी टर्म यूज़ में था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको कहा था। इसमें कुल मिलाकर उद्देश्य है मालवीय मिशन का टू डेवलप इनेबलिंग इकोसिस्टम अक्रॉस द कंट्री फॉर टीचर एजुकेशन फैकल्टी डेवलपमेंट। तो स्कूल स्टूडेंट की एजुकेशन से संबंधित नहीं है, ये फैकल्टी डेवलपमेंट संबंधित है। इसमें प्रशिक्षकों या शिक्षकों के शिक्षण संकायों के विकास के लिए ये है कुल मिलाकर के एक सक्षम इकोसिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से मालवीय मिशन शुरू किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन अंडर भारत गौरव स्कीम। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है, ये भारत गौरव की पहली टूरिज्म ट्रेन नहीं है जो सफदरजंग से चली थी, उससे इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, कई बार ये कंफ्यूजन है लोगों में। ये इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है अंडर भारत गौरव स्कीम, और जो सफदरजंग से चली है वो मतलब ये भारत गौरव की टूरिज्म ट्रेन है, वो अलग है, ठीक। तो ये भारत गौरव योजना की पहली निजी ट्रेन भारतीय रेलवे के दक्षिणी रेलवे क्षेत्र से कोयम्बटूर तमिलनाडु से शिरडी महाराष्ट्र के लिए शुरू हुई है, ये बहुत ज़रूरी है। 14 जून 2022 को कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के लिए रवाना हुई है और 16 को ये पहुंच गई थी, ठीक। थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत हुई थी नवंबर 2021 में। इसके बाद बालिका पंचायत पहल अभी न्यूज़ में थी। ये गुजरात सरकार के कुछ जिलों के गांवों में शुरू की गई थी, जैसे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में कुनरिया गांव में बालिका पंचायत आयोजित करने की एक अनूठी पहल शुरू की गई है और ऐसी पहल शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना है। 20 वर्ष की उम्र की भारती गरवा नवगठित बालिका पंचायत की पहली सरपंच इसमें बनी थी। तो सिंपली आपको याद रखना है कि बालिका पंचायत इनिशिएटिव किस राज्य का है, गुजरात का। इसके बाद हम देखेंगे पेमेंट्स विजन, ये RBI ने इसको शुरू किया है, पेमेंट्स विजन 2025। डिजिटल फाइनेंस को RBI कैसे प्रमोट करेगा, इसके लिए ये पेमेंट्स विजन 2025 RBI ने जारी किया है। 17 जून 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 शुरू हो चुका है, इसकी डेट ध्यान रखिएगा। ये कब से शुरू हुआ है, 24 मई 2022 को एक वर्चुअल कार्यक्रम के तहत स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां संस्करण शुरू किया गया है। तो जो ये अभी का स्वच्छ सर्वेक्षण है ये होगा 8वां संस्करण, ठीक है, 8th। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थीम क्या है, इसकी थीम है कमिटमेंट ऑफ प्रमोटिंग सर्कुलरिटी इन वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सर्कुलरिटी इन वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन में सर्कुलरिटी का संवर्धन करना। अगला निपुण इनिशिएटिव है, ये भी काफ़ी जरूरी है, इसको निपुण भारत से कंफ्यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले निपुण भारत ही आपके लिए क्लियर कर देते हैं। 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत इनिशिएटिव शुरू किया गया था। ये लर्निंग नीड्स को सर्व करने के लिए शुरू किया गया था, चिल्ड्रेन के लिए, 3 से 9 साल के बच्चों के लिए, ये अलग है, निपुण भारत इसका नाम है। अभी 20 जून 2022 को जो स्कीम शुरू की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, इस निपुण का फुल फॉर्म है यहाँ पर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ वर्कर्स। तो निर्माण वर्कर्स यानी कि निर्माण श्रमिकों के लिए ये योजना बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें बेनिफिशियरी का नाम जानें हर योजना में कि कौन इसके बेनिफिशियरी होंगे। एक्चुअली जैसे आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकते हैं कि एग्रीकल्चरल लेबर्स होंगे, निर्माण श्रमिक होंगे, कि मैनुअल स्कैवेंजिंग करने वाले लोग होंगे, कौन है आखिर निपुण इनिशिएटिव के लाभार्थी जिसको 20 जून 2022 में शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निर्माण श्रमिक इसके लाभार्थी हैं। और निपुण भारत पहल के लाभार्थी कौन है, 6 से 9 साल के बच्चे। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया है। कुल मिलाकर आपका 100% सेंट्रल असिस्टेंस से, ठीक है, यहाँ पर 1.36 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है, ठीक। इसमें 920 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है, पूरा का पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस से बन रहा है। तो बस इतना आपको याद रखना है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। हिम प्रैरी योजना ये किस स्टेट से संबंधित है, उत्तराखंड से। हिम प्रैरी स्कीम, इसका उद्देश्य क्या है कि माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द स्टेट, माइग्रेशन ऑफ पीपल जो होता है स्टेट से, उत्तराखंड से दूसरे स्टेट्स में, उसको रोकना है। वो कैसे रोकेंगे, क्योंकि एक्स सर्विसमैन
जो स्टेट में है और यूथ, उनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट करेंगे इस स्कीम से। डीआरडीओ का जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड होता है, 10 करोड़ रुपए उसकी लिमिट थी, अब उसको बढ़ा करके 50 करोड़ रुपए प्रति परियोजना करने की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। जितना ज़्यादा ये फंड होता है उतना ही ज़्यादा हमको यहाँ पर बल मिलता है हमारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में, क्योंकि इनोवेशन जो है एक बार में अचीव नहीं किया जा सकता। कई बार फंड को ले करके इन्वेस्ट करके भूल जाना भी होता है ताकि अच्छा आउटकम उससे निकल सके लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता था तो यहाँ पर सरकार बहुत कम पैसे खर्च करती, 10 करोड़ रुपये प्रति परियोजना, अब यहाँ पर 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना कर दिया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है अग्निपथ स्कीम। ये तो आप जानते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं। इसके आप कम से कम मेजर जो ऑब्जेक्टिव थे और इसमें जो मेजर प्रावधान थे अग्निवीरों को भर्ती करने के, वो एक बार देखेंगे। इनमें कुछ अमेंडमेंट भी किया गया था। जब विरोध प्रदर्शन होना शुरू किए गए थे तब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में और असम राइफल्स भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की बात कही गई थी। जब स्कीम शुरू की गई थी तो 17.5 से लेकर 21 तक की यहाँ पर एज लिमिट थी, लेकिन हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार ने मंजूर किया मांगों को और 21 से बढ़ाकर के 23 वर्ष कर दी थी। ठीक है, ऊपरी सीमा। और भर्ती का जो प्रारंभिक वर्ग है उसको अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक का विस्तार यहाँ पे दिया जाना था। तो ये बात हो गई कुल मिलाकर अग्निपथ स्कीम की, कि इसके कुछ प्रोविज़न हो सकता है पूछे जाएँ कि क्या यहाँ पे प्रोविज़न है, क्योंकि प्रोविज़न को लेकर के ही प्रदर्शन हो रहे थे। उसके बाद 11वीं इंस्टॉलमेंट पीएम किसान लाभ की यहाँ पर सेंड की थी पीएम मोदी जी ने। कहाँ पे? गरीब कल्याण सम्मेलन हुआ था शिमला में। यहाँ पे इन्होंने ये किस्त ट्रांसफ़र की थी। ये सब नहीं पूछा जाता वैसे, किस्त कौन सी ट्रांसफ़र की, कितने रुपए ट्रांसफ़र किए। आपको ओवरऑल यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इसकी लॉन्च डेट कई बार पूछते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ेब 2019 लॉन्च डेट है। हालांकि अगर पूछे ऑपरेशनल कब से है तो ऑपरेशनल तो ये 2018 के दिसंबर से ही है। ठीक, वो इसलिए क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी पहली किस्त ट्रांसफ़र हुई थी किसानों के बैंक खाते में फ़ेब में, तो इसको ऑपरेशनल आप 2018 डेक से ही मान सकते हैं। ऑफिशियल लॉन्च डेट अगर पूछे तो फ़ेब 2019 होगी, यही ध्यान रखिएगा। ठीक, ये बेसिक अंतर है। पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी, स्टार्टअप फॉर रेलवे से शुरू किया है भारतीय रेल ने। तो नाम से पता चल रहा है कि रेलवे के विभाग में स्टार्टअप इकोसिस्टम की भागीदारी बढ़ाने की बात कही जा रही है और बुनियादी संरचना के निर्माण में बड़े पैमाने पर नवोन्मेषकों को शामिल किए जाने की बात कही जा रही है, उनकी दक्षता बढ़ाने की बात कही जा रही है। ठीक है, और इसमें तकनीकी समाधान के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक की अनुदान राशि को समान बंटवारे के आधार पर मुहैया कराई जाएगी। किसको? स्टार्टअप्स को। स्टार्टअप इनोवेटर जो भी मतलब स्कीम में आगे आएंगे उन्हें। आगे है हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन। दस्तक अभियान जो उत्तर प्रदेश में चलता है वो तो चलता ही है इन सीज़न में कम्युनिकेबल डिसीज़ से निपटने के लिए, लेकिन हर घर दस्तक ये 2.0 ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया था। जो भी लोग रह गए हैं कोविड टीकाकरण से, उनको यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए हर घर दस्तक कैंपेन चलाया गया था। इवन कई सारे लोगों को फ़ोन कॉल्स भी किए गए थे। ठीक है, इसमें याद रखने वाला क्या है कि हर घर दस्तक कैंपेन किससे एसोसिएटेड है? कोविड-19 वैक्सीनेशन से। और इसमें घर घर अभियान जा करके चलाना है। 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक इसका स्पैन था। ठीक, बस ये जानकारी हमारे लिए सफिशिएंट एग्जाम के लिए। SMB साथी उत्सव पहल, इसके बारे में वैसे पहले भी बात कर चुके हैं। व्हाट्सएप इंडिया की पहल है। SMB का यहाँ पर क्या मतलब है? SM का यहाँ पर मतलब है स्मॉल बिजनेस। तो स्मॉल बिजनेस साथी उत्सव ये जो है ये सेकेंड फेज चल रहा है SMB साथी कैंपेन का। तो SMB साथी किसका है? व्हाट्सएप का। इसके बाद सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट, ये मोटर वाहन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है केरल में। सुरक्षा मित्र परियोजना में जो लोग एक्सीडेंट्स के समय एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उनको अस्पताल लेकर के जाते हैं, उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। मोटर वाहन विभाग द्वारा निर्भया योजना के तहत ये शुरू की गई है। इसका अभिप्राय ये है कि कोई अप्रिय घटना के मामले में मालिकों के मोबाइल फ़ोन पर एक खतरे का संदेश भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो सुरक्षा मित्र इनिशिएटिव कहाँ की है? केरल की। ऑपरेशन महिला सुरक्षा रेल मंत्रालय ने शुरू की थी। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले जो लोग हैं उन गिरोह को पकड़ा गया था यहाँ पे, और कई सारे लोग जो ज़बरदस्ती विमेन कोचेस में जाकर के कब्जा जमा लेते हैं उन पर भी कार्रवाई की गई थी इसमें। तो रेल मंत्रालय ने ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाई थी किसके लिए? चाइल्ड ट्रैफिकिंग, विमेन ट्रैफिकिंग से लड़ने के लिए। स्पोर्ट्स करंट अफेयर काफ़ी सारा है यहाँ पर। जून मंथ 2022 में सबसे पहला है बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022। इसमें भारत ने कितने कुल मिलाकर पदक जीते? 23 जीते थे। 7 स्वर्ण, 3 रजत, 13 ब्रॉन्ज। और इंडियन पैरा बैडमिंटन यहाँ पर जो प्लेयर्स गए थे उसमें मेजर हम देखें तो प्रमोद भगत और तरुण ढिल्लन ने 2 गोल्ड मेडल ईच जीते थे, दोनों ने 2-2। इसके बाद हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ये मणिपुर इम्फाल में हुई थी। हरियाणा ने फाइनल मुकाबले में झारखंड को पराजित करके खिताब जीत लिया था। बाकी उत्तर प्रदेश से संबंधित ये हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में डिस्कस करा चुके हैं आपको। 44वां शतरंज ओलंपियाड यहाँ पे होने वाला है चेन्नई में। ये काफ़ी एक बड़ा इवेंट होने वाला है शतरंज का, पहली बार भारत में, तो ये बड़ा ज़रूरी है।
नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वां जो ये शतरंज ओलंपियाड होने जा रहा है, इसके मशाल रिले का शुभारंभ किया था। मशाल रिले रखने वाला पहला देश है भारत, ठीक है, ये जरूरी बात है। इसका मैस्कॉट वगैरह भी क्या है नीचे आपको बताते हैं। पैरा शूटिंग विश्व कप भी हुआ था। पैरा शूटिंग विश्व कप में अवनी लेखरा ने फ्रांस के चैटोरॉक्स में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में जो है विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता था, ठीक। ये 20 वर्ष इसको इग्नोर करेंगे। मेन्स हॉकी एशिया कप 2022 जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। विजेता कौन था इसमें? दक्षिण कोरिया स्वर्ण पदक, उपविजेता मलेशिया रजत पदक। और इसमें ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला था? इंडिया को। जापान को हराया था इंडिया ने। नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट ये हुआ था और इसको किसने जीता था? आर प्रज्ञानंद ने, जो कि चेन्नई से हैं, और इन्होंने फाइनल में हराया था हमारे भारत के ही चेस प्लेयर वी प्रणीत को, ठीक है। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, भारत की महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान के बिश्केक में जो ये हुआ था, इसमें अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। FID शतरंज ओलंपियाड होना है चेन्नई में, हमने आपको बताया था। इसमें जो आपका शुभंकर लोगो है उसको थम्बी कहा जा रहा है। थम्बी का अर्थ तमिल लैंग्वेज में होता है छोटा भाई। ये 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक चेन्नई के पास ममलापुरम में आयोजित होने वाला है। 186 देशों के 2000 से अधिक चेस प्लेयर आएंगे इसमें, और भारतीय दल यहाँ पे अपना सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट, मतलब भारत जो है अब तक का सबसे बड़ा दल इस संस्करण में भेज रहा है। इस संस्करण में जो कि भारत में ही होना है, यहाँ पर काफ़ी सारे चेस प्लेयर भारत के भाग लेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात कर लें तो 4 से 13 जून तक आयोजन हुआ था। चौथे संस्करण का कहाँ पे हुआ था? पंचकुला में और दिल्ली के कुछ हिस्सों में। मेजबान राज्य हरियाणा को मानेंगे अगर आपसे पूछे तो, क्योंकि हरियाणा के पंचकुला में ही ज़्यादातर इवेंट हुए थे। पहला स्थान इसमें हरियाणा ने ही हासिल किया। होस्ट ने 137 पदक, 52 स्वर्ण, सबसे ज़्यादा स्वर्ण भी और सबसे ज़्यादा ओवरऑल पदक भी। रजत के मामले में सबसे ज़्यादा किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है, ये ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अगर पूछ ले कि सर्वाधिक रजत किसको मिले तो आंसर हरियाणा नहीं होगा, तब महाराष्ट्र होगा। तीसरा स्थान कर्नाटक को मिला था, ठीक, ये जरूरी बात हो गई। आगे बढ़ेंगे अब इसमें। ओपन चेस मेनॉर्क, ये इसमें विजेता डी गुकेश रहे थे, उपविजेता RN चोपड़ा रहे थे, इतना ध्यान रख सकते हैं। 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। इंस्टाग्राम में इनके 200 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति जारी की गई है 7 जून 2022 को, और इसमें जो है एरोबेटिक्स, बैलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट और रोटरक्राफ्ट सहित 11 हवाई खेलों को यहाँ पे प्रमोट किया जाना है, ठीक, ये वाली बात हो गई। टेनिस कंपटीशन फ्रेंच ओपन 2022 में हमेशा की तरह हम देखेंगे कि यहाँ पर विनर कौन है और हारने वाले कौन है, दोनों की कंट्री क्या है। पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल स्पेन से, और पुरुष एकल उप विजेता कैस्पर रूड ये नॉर्वे से। और इसमें अब हम देखेंगे विमेन सिंगल में। विमेन सिंगल में विनर रही है ईगा स्वेटेक, ठीक है, पोलैंड से, और फाइनल में इन्होंने हराया था कोको गॉफ को। कोको गॉफ कहाँ से हैं? US से हैं, ठीक, इतना ध्यान रखना काफ़ी है। इसके साथ राफेल नडाल जो है ये ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, ये भी पूछा जा सकता है, अलग से ध्यान रखिएगा। पुरुष टेनिस प्रतियोगिता बार्सिलोना ओपन जीता है कैलरोस ऑल्क्राज ने, जो कि स्पेन से हैं, और उन्होंने अपने स्पेन के ही खिलाड़ी पाब्लो कैरेनो बुस्ता को हराया था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, इसका आयोजन भारत में होना है, आपको पता है। 17 से कम एज की महिला फुटबॉलर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर होगा? गोवा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और फाइनल नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में होना है। ये 30 अक्टूबर 2022 को फाइनल खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 ये अमेरिका के 11 शहरों में, मैक्सिको के 3 शहरों में, कनाडा के 2 शहरों में आयोजित होगा। इसमें 48 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 2022 में जो कतर में हो रहा है उसमें 32 टीमें ही पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक। और ये शहरों के नाम लिखे हुए हैं, इसमें देखिएगा आप। तो कौन कौन से यहाँ पर, मतलब अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के, मतलब कुल मिलाकर अमेरिका और कनाडा होस्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 2026 के फीफा वर्ल्ड कप को। और टीमें कितने पार्टिसिपेट करेंगी? 48। 2022 में जो कतर में होना है उसमें कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी? 30। FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप में फाइनल में भारत ने पोलैंड को हरा करके लॉसेन में जो चैंपियनशिप हुई थी FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप, इसको जीत लिया है। बोलत तुर्लिखानोव कप 2022 ये एक रेसलिंग इवेंट था, और इसमें मतलब ये साक्षी मलिक का नाम हमने कब सुना था? काफ़ी समय पहले, रियो ओलंपिक में पॉपुलर हुई थी ये। साक्षी मलिक ने लगभग 5 वर्ष बाद जो है अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है, रियो ओलंपिक में कांस्य जीतने के बाद। बोलत तुर्लिखानोव कप 2022 इन्होंने जीता है, साक्षी मलिक ने। जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट ले लिए हैं बतौर तेज गेंदबाज, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक विकेट वैसे तो मुथैया मुरलीधरन के नाम है, लेकिन बतौर फास्ट बॉलर जो है सर्वाधिक विकेट अब किसके पास है? जेम्स एंडरसन के बाद, मतलब जेम्स एंडरसन के पास है, ठीक है।
नीरज चोपड़ा ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है कहाँ पे, फिनलैंड में पावो नूर्मी गेम्स में 89.30 मीटर का थ्रो उन्होंने किया था और यहाँ पर रजत पदक यानी सिल्वर जीता था। ठीक है, और एक और इवेंट में इन्होंने स्वर्ण भी जीता है। नीरज चोपड़ा ने क्वार्टन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, इन्होंने यहाँ पे थ्रो किया था 86.69 मीटर का। ठीक है, यहाँ पर 24 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था क्वार्टन गेम्स में। यूएई की जो T20 लीग होने वाली है उसके फ्रेंचाइज अधिकार हासिल कर लिए थे अडानी ग्रुप ने। IWF विश्व युवा चैंपियनशिप, वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप, इसमें 16 वर्षीय भारतीय भारोत्तोलक गुरु नायडू सनापति ने स्वर्ण पदक जीता और ऐसा करने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं। ठीक, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 की अगर हम बात कर लें तो रोनाल्डो सिंह ने इसमें इंदिरा गांधी स्टेडियम में पुरुषों की स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता है यानी सिल्वर, और पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं जिन्होंने ये कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में कोई सिल्वर मेडल निकाला हो साइकिलिंग में। 57वां पोर्चुगल इंटरनेशनल चैंपियनशिप, इसमें एंडी फोर्डेल मोहम्मद, ये इंडोनेशिया से ये पुरुष एकल विजेता, उपविजेता करण राजराजन रहे थे, ये डेनमार्क के सिटीजन। इसके बाद वेन ची हसू, ये ताइवान से विनर, और महिला एकल उपविजेता येंगुंग सोमी, ये हांगकांग से। इसके बाद 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप, पुरुष वर्ग में किसने जीता था, तमिलनाडु ने, और महिला वर्ग में किसने जीता, इंडियन रेलवे ने। IPL 2022 हम देख चुके हैं, इसमें IPL किसने जीता इस बार का, गुजरात टाइटंस ने, हार्दिक पांड्या इसमें कैप्टन थे। राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल खेला था IPL का और ये गुजरात टाइटंस से हार गए थे। मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या रहे थे, फाइनल में मैन ऑफ द सीरीज जॉस बटलर। आरामको पर्पल कैप विनर ऑफ द सीजन यजुवेंद्र चहल 27 विकेट, और जॉस बटलर आरामको ऑरेंज कैप विनर ऑफ द सीजन, यानी जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है पूरे इवेंट में। रणजी ट्रॉफी 2022 की बात कर लें तो बेंगलुरु में हुई थी, इसमें मध्य प्रदेश ने पहली बार अपनी रणजी ट्रॉफी जीती है। ठीक है, और मुंबई को फाइनल में हराया था। तो रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीती है, मध्य प्रदेश ने। जो डिटेल लिखी हुई है कि फाइनल में कौन किसने खेला, कप्तान कौन था, ये मध्य प्रदेश की जो लोग तैयारी कर रहे हैं MPPCS वगैरह के एग्जाम्स की वो देख सकते हैं। बाकी केवल इतना याद रखिए कि विनर कौन है रणजी 2022 का, मध्य प्रदेश। फाइनल में किसको हराया था, मुंबई को। पुरुष और महिला टेनिस प्रतियोगिता मियामी ओपन की बात कर लें तो कैलरोस अल्कराज ये विनर रहे थे स्पेन से, कैस्पर रूड रनर अप रहे थे इसमें जो कि नॉर्वे से हैं। महिला एकल विजेता रही थी ईगा स्विटेक, और महिला एकल उप विजेता रही थी नाओमी ओसाका जो कि जापान से। ठीक, इसके बाद पुरुष टेनिस प्रतियोगिता जिनेवा ओपन की बात कर लें तो कैस्पर रूड यहाँ पे नॉर्वे से विनर, और उप विजेता रहे थे जोआसो सोउसा पोर्चुगल से। ये मेंस का इवेंट था, इस वजह से यहाँ पर विमेन सिंगल की रेटिंग नहीं अवेलेबल है। गुरुग्राम चैलेंज गोल्फ कंपटीशन हुआ था, इस प्रतियोगिता में डॉज कीमिर जो थे ये विजेता रहे थे, और अर्जुन भाटी जो है भारत से उप विजेता रहे थे, इतना ध्यान रखिए बस। इसके बाद महिला T20 चैलेंज सुपरनोवा ने टाइटल क्लैश में वेलासिटी पर 4 रन से जीत दर्ज करके महिला T20 चैलेंज जीत लिया था। सुपरनोवा की टीम ने जीता था कुल मिलाकर। ठीक है, गृह मंत्री ने ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला ये कहाँ पर रखी है, अहमदाबाद गुजरात। योनेक्स स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता, इसमें पुरुष एकल में विजेता जोनाथन क्रिस्टी, उप विजेता HS प्रणॉय रहे थे। PV सिंधु भारत से महिला एकल विजेता रहीं, और महिला एकल उप विजेता रही थी बुसानन ओंग बॉमरुंग फोन, ये थाईलैंड से। ये काफ़ी ज़रूरी है, ये योनेक्स वाला आप नोट करिएगा। इसके बाद कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट, इसमें जो है नवजीत ढिल्लों ने स्वर्ण पदक इसमें जीता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक किसने जीता था, नवजीत ढिल्लों ने। देहात्सु इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसमें पुरुष एकल विजेता रहे थे विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क से, महिला एकल विजेता रही थी यहाँ पर येन यूफेई चीन से। जूडो ग्रैंड प्री की बात कर लें तो नूर सुल्तान में कजाकिस्तान में हुआ था। जूडो ग्रैंड प्री में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन, भारत के अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन ने जूडो ग्रैंड प्री में अपना पहला पदक इसमें जीता था। ठीक है, पहला पदक यहाँ पर जिताने में महत्वपूर्ण रोल था कपिल परमार का। तो कपिल परमार किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड रहेंगे, जूडो से। ठीक, तो फर्स्ट मेडल इंडिया का इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए जूडो ग्रैंड प्री में किसने जीता था, मतलब इंडिया ने यहाँ पर अपना पहला मेडल जीता। ठीक, और 104 नंबर पर इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे दर्शाई गई थी। मई एंड में ये पूछ ली जाती है कभी कभी कि इंडिया की रैंक आखिर क्या थी। इंडिया की रैंक काफ़ी ख़राब रहती है फुटबॉल में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपको याद रखना है कि 104 थी। टॉप पर कौन था, ब्राज़ील था टॉप पर। ठीक है, ब्राज़ील। समिट्स काफ़ी सारे हुए इंपॉर्टेंट। सबसे पहले G20 शिखर सम्मेलन का पूरा वेन्यू आ चुका है। इंडिया में जो अगले साल शिखर सम्मेलन होना है 2023 का, वो कहाँ पे होगा, J&K में होगा। और ये काफ़ी चीज़ ये रिपोर्ट हुई थी
कि जब स्टेटहुड का स्टेटस मिला उसके बाद से बहुत बड़े स्तर की समिट अब यहाँ पे होने जा रही है। G20 समिट 2023 कहाँ पे होगी? जम्मू कश्मीर में। ठीक, भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए अध्यक्ष बन रहा है G20 का। आपको पता है इस साल अध्यक्ष कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने दिसंबर 2021 में G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी, जो 30 नवंबर 2022 को समाप्त हो रही है। जो 22 को समाप्त हो किसको मिल रही है? इंडिया को मिल रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय बैठक की आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके तहत जो है वार्षिक बैठक होती है। ये वार्षिक बैठक अभी 30 से 31 मई को हुई थी। शांग्री-ला डायलॉग ये सिंगापुर आयोजित करता है, सिंगापुर ने आयोजित किया था। 42 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ये जिनेवा में हुई थी, 12 से 17 जून को हुई थी। नगोजी ओंकोजो-इविला ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था, जो कि WTO की डायरेक्टर या हेड भी हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत की तरफ से इसमें भाग लेने के लिए गए थे। ठीक, सम्मेलन जो है 5 वर्षों के अंतराल में आयोजित किया गया है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन ये सिलहट बांग्लादेश में हुआ था, 4 दिन तक चला था ये। ठीक है, उसके बाद भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन ये ब्रसल्स बेल्जियम में हुआ था, ये जहाँ पे हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, वहीं पर हुआ था। अध्यक्षता भारत की तरफ से, मतलब भारत की तरफ से कौन गए थे? संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष और भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती गए थे यहाँ पे। ठीक, द अवध क्वार्टरन नाटक का आयोजन, द अवध क्वार्टरन नाटक का मंचन कहाँ पे हुआ था? भारतीय दूतावास जो चीन में है वहाँ पे, और हांगकांग में, शंघाई और ग्वांगझू में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास में भारत के स्वाधीनता संग्राम इतिहास को याद करने वाले एक नाटक का मंचन हुआ था। इसमें नवाब वाजिद अली शाह जो अवध के अंतिम नवाब थे, उनकी पत्नी बेगम हजरत महल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संघर्ष हुआ था 1857 का, उस पर आधारित नाटक है द अवध क्वार्टरन। इसका मंचन हुआ था बीजिंग में। तो द अवध क्वार्टरन, या फिर हमसे पूछ लेंगे वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल पर आधारित जो नाटक है ये किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था बीजिंग चाइना में, भारतीय दूतावास में। इसके बाद वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट विश्व कार्य शिखर सम्मेलन ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। किस ऑर्गेनाइजेशन ने आयोजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी थीम थी टैकलिंग मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस प्रमोटिंग ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी एंड रिसाइलेंस। इसमें हमारे भारत की तरफ से गए थे भूपेंद्र यादव। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज, ये फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ सेक्रेटरीज की हुई थी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। इसकी अध्यक्षता PM मोदी जी ने की थी। 16-17 जून को आयोजित हुआ था और इसमें जो है 200 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इस सम्मेलन में कुल मिलाकर सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर यूटीज रिलेशंस पर बात की गई थी यहाँ पे, और कैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस को भारत के विकास के लक्ष्य की ओर स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इस पर भी बात हुई थी। यहाँ पे 3 विषयों पर विचार किया गया था: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन, शहरी शासन, अर्बन गवर्नेंस, फसल विविधीकरण तथा तिलहन दलहन और अन्य कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता की पहचान करना। ये 3 विषय थे। ठीक, ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बहुत ज़रूरी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का होस्ट इस साल कौन है? चाइना है। ठीक है, चाइना में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। 23 से 24 जून को हुआ था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में ये हुआ था। 14वां था ये। भारत की भागीदार, भारत से यहाँ पे, मतलब भारत यहाँ पे वर्चुअल तौर पर जुड़ा था। नरेंद्र मोदी जी ने 23 जून को सम्मेलन का उद्घाटन भाषण भी दिया था। इसमें आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता या मजहबी कट्टरता को लेकर दोहरा रवैया अपनाने वाले देशों की नीतियों को खारिज करते हुए हर तरह से आतंकवाद को समाप्त करने का आह्वान किया गया था। ये भी पूछ लेते कभी कभी कि मेन फोकस जो है किस मुद्दे पर था, तो टेररिज्म पर था, ये ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स देशों ने मौजूदा वैश्विक परिवेश में सृजित हो रही आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी आपसी समझबूझ को बढ़ाने की बात कही। ब्रिक्स देशों में रशिया, चाइना, ब्राज़ील, भारत, साउथ अफ्रीका शामिल हैं और ये सभी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक्स संगठन, मतलब ये ब्रिक्स समिट का आयोजन करेगा और ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा 2023 में, ध्यान रखिएगा। मतलब अगली चेयर किसके पास है अगले साल के लिए? ये साउथ अफ्रीका के पास है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद स्टॉकहोम +50 सम्मेलन का आयोजन स्वीडन में हुआ है। भारत और स्वीडन ने जो अपनी जॉइंट इनिशिएटिव जो इनका है भारत स्वीडन का, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इसके भाग के रूप में स्वीडन में एक उद्योग क्रांति वार्ता की भी मेज़बानी की थी। ठीक, और ये भारत और स्वीडन की संयुक्त पहले लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जिसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, बोला जाता है लीड IT। ये संगठन किसका है या फिर ये इनिशिएटिव किसका है? भारत और स्वीडन का। ठीक, तो इसमें स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस, हेल्दी प्लानट फॉर प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अपॉर्चुनिटी, जो 2 से 3 जून को हुई थी, उसके लिए क्या क्या वार्ता करनी है उसके बारे में, और COP27 का हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए उस पर डिस्कशन करने के लिए किया गया था। अब ये जो लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन है, इसमें 37 कंट्री शामिल हैं
और 37 कंट्रीज और कंपनीज शामिल हैं। ये इनिशिएटिव भारत और स्वीडन का है, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा आप। आगे हम देखेंगे इसमें राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन यानी कि नेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस, ये नई दिल्ली में हुई थी और इस बार इसकी थीम थी द फ्यूचर सुपर फूड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 23 जून को हुआ था। एसोचेम के कोलैबोरेशन से मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने यानी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने इसको आयोजित किया था। इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट 2022 ये 16 जून को हुई थी नई दिल्ली में ही, और इसमें जो है इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट में रोड मैप फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2070 ये थीम थी इसकी। कार्बन न्यूट्रलिटी हमको कैसे अचीव करनी 2070 तक, इसको लेकर यहाँ पे चर्चा हुई थी। और एनर्जी शॉर्टेज भारत में कैसे हो रहा है, इसको भी कैसे एड्रेस किया जाए, इसके बारे में भी चर्चा की गई थी। साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ था 20 जून 2022 को। ये गृह मंत्री इसमें शामिल हुए थे, अमित शाह। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ था 1 और 2 जून को, बस इतना ध्यान रखिए। वीवा टेक सम्मेलन ये पेरिस फ्रांस में हुआ था जून मंथ में, और इसमें कंट्री ऑफ द ईयर भारत था। ये हमने आपको ऐसे मई में बता दिया था, लेकिन ध्यान रखिएगा कंट्री ऑफ द ईयर वीवा टेक 2020 में कौन था, भारत, ठीक। यूरोप का ये सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन है वीवा टेक, तो ये स्टार्टअप समिट है। इसमें 35 स्टार्टअप इंडिया से पार्टिसिपेट किए थे यहाँ पे वीवा टेक में, और इंडिया कंट्री ऑफ द ईयर भी था वीवा टेक 2020 में। ये कहाँ पे हुआ था, पेरिस फ्रांस में। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 ये लिस्बन पोर्चुगल में हुआ था, पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन में मतलब। और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में 130 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और भारत की तरफ से यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह गए थे। इन्होंने जो हमारा गोल 14 है उसका कार्यान्वयन कैसे किया जा सकता है उस पर उन्होंने भाषण भी दिया था, ठीक, इतना ध्यान रख सकते हैं। 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस ये इजिप्ट में हुआ था, और यहाँ पर भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसका था, नागालैंड की राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला एस फोंगोन कोन्याक का, और 2 युवा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ पे गए थे भारत की तरफ से। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें फिर है लॉजिज्म वायु 2022 सेमिनार। ये पहले का है, ये हमसे रह गया था, 28 अप्रैल 2022 को हुआ था न्यू दिल्ली में, बस ये ध्यान रखिएगा। लॉजिज्म वायु 2022 सेमिनार। वेस्ट एशिया क्वाड डायलॉग। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पहली बार पश्चिमी एशिया क्षेत्र की यात्रा के दौरान भारत, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के साथ एक नया 4 राष्ट्रों का संवाद वेस्ट एशिया क्वाड डायलॉग शुरू करने की बात कही है। वेस्ट एशिया क्वाड में कौन कौन से कंट्री शामिल हो जाएंगे, I2U2। I2 का अर्थ हो जाएगा इंडिया और इजराइल, और U2 का अर्थ हो जाएगा यूएस और यूएई, ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे कही गई है। तो I2U2 में कौन सी कंट्री आ जाएंगे ये ध्यान रखिएगा। वेस्ट एशिया क्वाड में कौन सी कंट्रीज आ जाएंगे, जाहिर सी बात है यूएस, इंडिया, यूएई और इजराइल, तो ये वाली बात हो गई। उसके बाद 48 से G7 समिट ये जर्मनी में हुई थी, ठीक है, 26 से 28 जून को, और जर्मनी के श्लॉस एल्मो स्कूल बावरिया आप्स में आयोजित हुई थी। 2015 में आखिरी बार जर्मनी में इसका आयोजन हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी तरफ से शामिल हुए थे भारत की तरफ से। न्याय संगत विश्व की ओर प्रगति इस बार इसकी थीम यानी कि विषय था। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में थीम थी प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ जस्ट वर्ल्ड। ये बहुत ज़रूरी है, प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ जस्ट वर्ल्ड, इसको नोट करिएगा, ये डायरेक्टली पूछी जा सकती है आने वाले एग्जाम्स में। और इसमें मेनली जो डिस्कस किया गया था वो रशिया और यूक्रेन का जो डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस किया गया था। अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन ये इनवाइट किए गए थे गेस्ट के तौर पर। ये हो गई बहुत ज़रूरी बातें। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं। अगले साल की समिट कहाँ पे होनी है, क्या डिसाइड हुआ है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगले साल की समिट कहाँ पे होगी, किस कंट्री में। 5 जून 2022 यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ मूवमेंट, इसकी शुरुआत पीएम मोदी जी ने की है। इसके लॉन्च होने के साथ दुनिया भर के लोगों, समुदायों, संगठनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया है। शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों आदि के विचारों को इसमें आमंत्रित किया गया है कि कैसे हम ऐसी लाइफस्टाइल बनाएं जिससे पर्यावरण को हानि ना हो। समिट ऑफ अमेरिकास ये लॉस एंजल्स में हुआ था और ये वहीं का क्षेत्रीय सम्मेलन था। इस बार इसकी थीम थी बिल्डिंग अ सस्टेनेबल, रिजाइलेंट एंड इक्विटेबल फ्यूचर। इसमें कौन कौन से देशों के लोग या फिर कौन कौन से देश शामिल हुए थे इसमें आपको पता होना चाहिए। इसमें होंडुरास के, मेक्सिको के, बोलीविया के, सेंट विंसेंट और ग्वाटेमाला के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि ये भी आजकल पूछ रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में कौन सा कंट्री शामिल हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इसमें होंडुरास, मेक्सिको, ग्वाटेमाला और सेंट विंसेंट के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे शामिल नहीं हुए थे समिट ऑफ अमेरिकास में।
रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में सबसे पहले रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स इन इंडिया, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से आई थी। सर्वाधिक सड़क दुर्घटना वाले शीर्ष 5 राज्यों में टॉप पर तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2020 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी तमिलनाडु में, और मरने वालों की संख्या में तमिलनाडु में सबसे ऊपर है। ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची आई थी ब्लूमबर्ग की तरफ से, इसमें भारत की तरफ से टॉप पर मुकेश अंबानी, फिर गौतम अडानी। ये लेटेस्ट सूची है ब्लूमबर्ग की जून 2022 के हिसाब से। वैश्विक अरबपतियों की सूची में एलॉन मस्क टॉप पर, फिर जेफ बेजोस, फिर बर्नार्ड आर्नोल्ट। ठीक, इतना ध्यान रखना काफ़ी है। फोर्ब्स की भी रियल टाइम अरबपतियों की सूची आई थी, इसमें वैश्विक स्तर पर एलॉन मस्क सबसे ऊपर, फिर बर्नार्ड आर्नोल्ट, फिर जेफ बेजोस, फिर बिल गेट्स, फिर वॉरेन बफेट। छठे पर रखा था रियल टाइम फोर्ब्स की सूची में मुकेश अंबानी को, 7वें पर गौतम अडानी। लिस्ट ऑफ ग्लोबल बिगेस्ट ब्रांड की रिपोर्ट आई थी कंटार के हिसाब से। ग्लोबल बिगेस्ट ब्रांड है एप्पल, फिर है गूगल, फिर है अमेजॉन। ठीक, अब भारतीय कंपनियों को इसमें सूची में रखा था 46वें नंबर पर TCS को, 61वें पर HDFC को, 61 पर इन्फोसिस को और 92 पर LIC को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI की बात कर लें, रिसर्चर्स ऑफ येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। इसमें टॉप पर डेनमार्क, फिर UK, फिर फिनलैंड, फिर माल्टा, फिर स्वीडन को रखा है। भारत को आखिरी स्थान पर रखा गया है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 180 देशों की सूची है, 180वें स्थान पर भारत है। ठीक, ये काफ़ी रिपोर्ट हुई थी चीज़, तो ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान को 176वां स्थान मिला है, बांग्लादेश को 170वां स्थान मिला है। उसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो अंकटाड जारी करता है। और सर्वाधिक FDI किसको प्राप्त हुआ है, US को, फिर चाइना को, फिर हांगकॉन्ग को, और भारत को यहाँ पर सूची में 7वें स्थान पर रखा गया है FDI प्राप्तकर्ता देशों की सूची में। तो ये हो गई अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। देन इसके बाद वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, ये IMD के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, प्रबंध विकास संस्थान के द्वारा। टॉप पर डेनमार्क, फिर स्विट्जरलैंड, फिर सिंगापुर, फिर स्वीडन, फिर हांगकॉन्ग। भारत को इसमें रखा गया है 37वें स्थान पर। ठीक है, पिछली बार था भारत 43वें स्थान पर, अब आ गया है 37वें स्थान पर। ठीक है, 37 पर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का हर साल जून मंथ में आता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी कौन से नगर सबसे ज़्यादा रहने योग्य हैं। वियना टॉप पर, फिर कोपेनहेगन, फिर ज्यूरिक, और सबसे कम रहने योग्य शहर तेहरान ईरान का, फिर डोआला कैमरून का, और फिर हरारे जिम्बाब्वे का। इंडिया को हमेशा खराब रैंकिंग देते रहे ये लोग। नई दिल्ली को सर्वाधिक रहने योग्य शहरों की सूची में डाला है वर्ल्ड लेवल पर 112वें स्थान पर, और आर्थिक राजधानी मुंबई को 117वें स्थान पर ओवरऑल इस सूची में रखा गया है। फिर इसके बाद ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स आया था मई 2022 के लिए। ओकला ने जारी किया था। नॉर्वे और सिंगापुर में इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा है, भारत जो है इंटरनेट स्पीड के मामले में 117वें स्थान पर है। ठीक है, ये है कुल मिला के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2022 SSDN नेटवर्क और बर्टलैंड स्टीफंग और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा जारी किया गया है। भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्कोर है भारत का 100 में से 60.32। 120वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को लास्ट ईयर। टॉप पर है फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर स्वीडन, फिर नॉर्वे, फिर ऑस्ट्रिया, और सबसे आखिरी पर है साउथ सुडान। तो ये बात हो गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स की। उसके बाद विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की। इसके अनुसार भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा गोल्ड रिसाइकलर बन के उभरा है। भारत में 75 टन स्वर्ण का पुनर्चक्रण किया गया है, और चीन में जो है सबसे ऊपर है। चीन मतलब इस सूची में गोल्ड रिसाइकलर के मामले में। इटली जो है दूसरे स्थान पर है, अमेरिका तीसरे स्थान पर, चौथे पर है भारत। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 14 जून 2022 को जारी की गई थी पॉलिसी एडवाइजर रिसर्च फर्म स्टार्टअप जिनोम के द्वारा। केरल के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। अफोर्डेबल टैलेंट के मामले में केरल चौथे स्थान पर है, और केरल को एशिया में 5वां स्थान मिला था 2020 में। बेंगलुरु का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम सूची में 22वें स्थान पर है, और दिल्ली 11 पायदानों पर उठकर 26वें नंबर पर पहुंच गया। मुंबई 36वें पर है। ठीक, इसके बाद फॉर्च्यून 500 की लिस्ट आई है। फॉर्च्यून 500 में यहाँ पे नाम शामिल किया गया एलॉन मस्क का, टिम कुक का और जेनसन हुआंग का। इसमें टॉप 500 दुनिया भर के सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले CEOs की लिस्ट बनाई गई थी। तो वेतन सबसे ज़्यादा CEO एलॉन मस्क का है, फिर टिम कुक का, फिर जेनसन हुआंग का। ग्लोबल BPM प्रोवाइडर्स लिस्ट 2021 की एवरेस्ट ग्रुप ने जारी की है। TCS ने 2021 में दुनिया भर में शीर्ष BPM यानी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट आपूर्तिकर्ताओं में 10वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, शीर्ष 5 कौन है? ADP है, टेली परफॉर्मेंस है, एक्सेंचर है, और कॉन्सेंट्रिक्स है, और साइटल ग्रुप है।
मतलब कुल मिलाकर TCS इस BPM प्रोवाइडर्स की सूची में 10वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये क्वार्टरली असाइनमेंट्स के द्वारा आती है। टॉप पर है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, भारत के संस्थान कौन कौन शामिल हैं? भारत के संस्थान शामिल हैं 155वें स्थान पर बेंगलोर, IIT बॉम्बे 172वें पर, IIT दिल्ली 174वें पर, 250 पर IIT मद्रास और IIT कानपुर जो है 264 पर। फिर आगे हम देखेंगे द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, मतलब द का मतलब ये THE टाइम्स हायर एजुकेशन। इसमें शीर्ष 100 में 4 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला था। सबसे पहले बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, फिर JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ 68वें पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर 87वें पर। ठीक, अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में भारत का स्थान क्या है? भारत अब जो है लगातार तेजी से आगे बढ़ते हुए 3rd पर पहुंच चुका है जून 2022 में। टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी की लिस्ट में जो है भारत चाइना और US से पीछे है, अब 3rd स्थान पर पहुंच गया है पूरे वर्ल्ड में। भारत लगातार सोलर पावर अपनी दिन पे दिन बढ़ाता जा रहा है। पहला एग्रीकल्चरल लैंड प्राइस इंडेक्स आया है एस फार्म इंडिया के सहयोग से। पहले कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को जारी किया गया है। इसमें ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की कीमतों के गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को दर्ज और प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें 6 राज्यों को शामिल करेंगे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इन सभी राज्यों में भूमि सूचीकरण के आंकड़ों पर जो मतलब आंकड़े बनाए जाएंगे और यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन सी भूमि, कृषि भूमि का रेट यहाँ पे क्या है। एग्रीकल्चरल लैंड प्राइस इंडेक्स यहाँ पे बनाया जाएगा। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट आई है। ई गवर्नेंस डिलीवरी में क्या कुल मिलाकर स्थान है राज्यों का? इसमें केरल का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम समग्र अनुपालन स्कोर था। ठीक, पहली बार मूल्यांकन किया गया था जम्मू कश्मीर का। 6 क्षेत्रों के लिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम स्कोर था जम्मू कश्मीर का। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में मेघालय और नागालैंड का सभी मानकों में 90% के ऊपर समग्र जो है मतलब समग्र में मतलब 90% से अधिक कंप्लाइंस यहाँ पे अचीव किया था मेघालय नागालैंड ने। शेष राज्यों की श्रेणी में केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में राज्यों की श्रेणी में 85% से अधिक कॉम्प्लायंस यहाँ पे देखा गया था नियमों का। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लायंस स्कोर किसका है? केरल का, सभी राज्यों में से मिला के। और उत्तर प्रदेश इसमें जो है 6th पर आ जाएगा। कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट आई थी, इसमें कॉर्सेरा ने जारी किया था स्किल रिपोर्ट। इसके अनुसार भारत की प्रवीणता 2021 में 38% से गिरकर 2022 में 26% हो गई है और 12 रैंक की गिरावट आई है। वैश्विक स्तर पर 68वें और एशिया में 119वें स्थान पर आ गया है भारत कॉर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में। चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया था, 7 जून को जारी किया गया था। इसमें 5 खाद्य सुरक्षा मैट्रिक्स को में उनके मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आधार पर इनको रैंक दी गई है। ठीक, बड़े राज्यों में तमिलनाडु टॉप पर, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, छोटे राज्यों में गोवा, फिर मणिपुर, फिर सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर टॉप पर, फिर नई दिल्ली, फिर चंडीगढ़। ये है स्कोर। उत्तर प्रदेश का स्कोर ये स्थान नहीं पूछेगा, अभी ये पूरी रैंकिंग नहीं अवेलेबल की गई है, FSSAI की वेबसाइट पर भी नहीं आई है अभी। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया की लिस्ट आई है। इसमें कुल मिलाकर 61 एंट्रीज हैं। भारत में 30 अंडर 30 अचीवर सबसे ज़्यादा हैं, 61 भारत के हैं। फिर उसके बाद सिंगापुर से 34 हैं, जापान में 33 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 32, इंडोनेशिया 30 और चीन में 28। तो फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा 30 अंडर 30 अचीवर्स की लिस्ट में टॉप पर कौन है? इंडिया है। ठीक, मई मंथ 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवा उद्यमियों की उपस्थिति में किस राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति और एक स्टार्टअप पोर्टल का शुभारंभ किया? मोदी जी ने कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी और स्टार्टअप पोर्टल का उद्घाटन किया था मई 2022 में, 13 मई 2022 को। ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल में हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा तुर्की का नाम बदल करके तुर्कीये कर दिया गया है। ठीक है, तुर्कीये सही है। चंडीगढ़ IAF हेरिटेज सेंटर कहाँ पर सेटअप होगा? चंडीगढ़ में सेटअप होगा, एयरफोर्स और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से। सही है, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। जन समर्थ पोर्टल शुरू किया गया है, PM मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम के लिए जन समर्थ पोर्टल, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन सही हैं यहाँ पर, डी। भारत में चलने वाली कोई 2 क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम का उदाहरण आप लोग जल्दी से कमेंट में लिख करके बताएंगे। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी? ये है मिताली राज। ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज। और मिताली राज ने T20 क्रिकेट से सितंबर 2019 में ही संन्यास ले लिया था। अब सभी फॉर्मेट में क्रिकेट अब नहीं खेलेंगे मिताली। अगला सवाल 2 स्टेटमेंट है। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट अभी शुरू किया है। सही।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है 75 किलोमीटर की बाइटमिनस लेन को तैयार करने का अमरावती से अकोला डिस्ट्रिक्ट के बीच महाराष्ट्र में मात्र 105 घंटे 33 मिनट में। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट, सी। जून 2022 में किस राज्य की सरकार ने विभिन्न खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है शुरू करेगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश भर में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ACB 14400 नामक एक ऐप लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। इसमें 2 कथन है। पहला है कि अप्रैल 2022 में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और प्रौद्योगिकी कंपनी EKA ने पुणे में अपनी पहली 9 मीटर शुद्ध इलेक्ट्रिक और शून्य उत्सर्जन बस EKA E9 लॉन्च की थी, सही है ये। इसके बाद इंडिया फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ये फर्स्ट इंडियन फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में अपने 250 विकेट पूरे कर लिए हैं। ध्यान रखिएगा इसमें इंटरनेशनल मैचेस के विकेट ही नहीं है, लीग मैचेस और क्लब मैचेस के विकेट भी शामिल हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। जून 2022 में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित ड्रोन टेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को ड्रोन नियम 2021 के तहत पहला टाइप सी या टाइप सर्टिफिकेट या TC प्रदान किया गया। तो टाइप सर्टिफिकेट प्रदान किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। हमसे अगर ये पूछे कि TC या टाइप सर्टिफिकेट रिसीव करने वाला पहला कंपनी कौन है, तो वो है ड्रोन टेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन अमित शाह ने किया, हमारे गृह मंत्री ने, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। चौथा, शिरुई लिली उत्सव के बारे में बताना, कौन सा कथन गलत है? इस महोत्सव के दौरान मध्य मणिपुर के उखरुल जिले में इसका आयोजन किया गया था। शिरुई लिली महोत्सव पर्यटन विभाग मणिपुर सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। लुप्तप्राय शिरुई लिली पुष्प के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है और उखरुल को पर्यटन स्थल के रूप में प्रमोट किया जाता है। इसमें सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई भी गलत नहीं है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, कोई भी गलत नहीं है। सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम नामक योजना किसने शुरू की है, जिसमें विभिन्न प्रभागों में प्रतिभाशाली, गतिशील और आगे की सोच रखने वाले युवा पेशेवरों को शामिल किया जाएगा? सागरमाला स्कीम जिससे संबंधित है वही मिनिस्ट्री होगी यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज, ऑप्शन नंबर बी। सागरमाला योजना कब लॉन्च की गई थी, आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताएंगे। भारत के आम को निर्यात को प्रमोट करने के लिए किस देश में आम महोत्सव या मैंगो फेस्टिवल बनाया गया था? 13 से 20 जून के बीच बहरीन में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ठीक है, अपीडा और बहरीन में भारतीय दूतावास और अल जजीरा ग्रुप के द्वारा मैंगो फेस्टिवल बनाया गया था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहरीन। बहरीन में हुआ था मैंगो फेस्टिवल। माई गॉव प्लेटफॉर्म एक विशिष्ट अग्रणी पहल है। इसमें जुड़ने वाला 17वां राज्य बन गया है कर्नाटक, और इसको शुरू किया 27 मई 2022 को। माई गॉव को कर्नाटक ने आम जनता से सीधे जुड़कर सहभागिता की सरकार की संकल्पना को अमल करना लक्ष्य है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सभी स्टेटमेंट सही। अगर पूछ लें कि माई गॉव की शुरुआत ही कब हुई थी, तो माई गॉव शुरू किया गया था 26 जुलाई 2014 को PM मोदी जी के द्वारा। ठीक, राष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन मार्केट अभी हाल में किसने लॉन्च किया? जून मंथ में 2022 में ये लॉन्च किया है कनाडा ने, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल कस्टम्स और GST म्यूजियम का हाल में इनॉग्रेशन हुआ है। इसके बारे में कौन कौन से कथन गलत हैं आपको बताना है। पहला कथन है कि हेरिटेज या धरोहर नाम से नेशनल कस्टम्स और GST म्यूजियम, जिसका नाम धरोहर है, इसको गोवा पणजी में इनॉग्रेट किया गया है, सही है। ये पहला म्यूजियम है जिसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स दिखाए जाएंगे जो कि इंडियन कस्टम्स ने जब्त किए हों। ठीक, धरोहर जो है ये 2 स्टोरी ब्लू बिल्डिंग होगी जिसको अल्फांडेगा कहा जाता था पोर्टुगीज शासन के दौरान। ठीक है, तो सारे कथन यहाँ पे सही हैं। और एक आइकॉनिक वीक अभी मनाया गया था, आज़ादी के अमृत महोत्सव का आइकॉनिक वीक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक हम लोग कह सकते हैं प्रतिष्ठित सप्ताह भी मनाया गया था 6 से 12 जून को। तो ये इसमें ये सब बातें आई थी। GST और राष्ट्रीय सीमा शुल्क संग्रहालय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात ये कहाँ पे है? पणजी, गोवा में। और ये पोर्चुगीज़ से कैसे जुड़ा है, इसमें क्या दर्शाया जाएगा, ये सब हमने बता दिया है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, कोई भी कथन गलत नहीं, सारे कथन सही। रॉकेट विक्रम 1 अभी चर्चा में था, कौन सा कथन सही है? मई 2022 में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम 1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया था और इस परीक्षण को कलाम 100 नाम दिया गया था। ये भारतीय निजी क्षेत्र में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन सही हैं, तीनों ही कथन एकदम सही हैं। विक्रम 1 रॉकेट का जो परीक्षण किया है वो किसने किया है? एक स्टार्टअप ने किया है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, और उसका एम था कि स्मॉल सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना
और इसको जो है विक्रम नाम क्यों रखा गया है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस मिशन जो कहे जाते हैं विक्रम साराभाई, उनके नाम पर ये रखा गया है विक्रम रॉकेट। जून 2022 में यूरोपीय संसद के सदस्यों ने किस वर्ष तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया? तो 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कार को बिल्कुल बैन कर दी जाएगा, यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा है। यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर ने सहमति व्यक्त की है कि जो है पेट्रोल डीजल की कार्स को 2035 से बिल्कुल बैन कर देंगे। अब देखिए कब तक जो है साकार होता है। 13 जून 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री माफ कीजिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके एनकोवैक्स को लॉन्च किया है। एनोकोवैक्स को, इसको नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स एनसीआर जो ये लोकेटेड है हिसार हरियाणा में, उसने डेवलप किया। आईकार के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने इसको जो है डेवलप किया है और ये डॉग्स में, लिपॉर्ड्स में, रैट्स में, लॉयंस में और रैबिट्स में यूज़ किया जा सकता है वैक्सीन। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। अच्छा, आप एक पास्ट की घटना रिकॉल करिए, वो पहला ऐसा कंट्री कौन था जिसने जानवरों के लिए कोविड रोधी टीका विकसित किया था? ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ये हमारे पिछले साल के एग्जाम्स में आया था। ये अब रेलिवेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप जरूर रिकॉल करिए। अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बना है। यह भी पूछा गया था UPSSC के पेपर में, जरूरी है। देश में पहली बार सार्वजनिक स्थल पर वैक्यूम सीवर तकनीक का उपयोग किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक। हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष तक पहुंच गई। ये आंकड़ा डैश से डैश तक का है। तो ये आंकड़ा कहाँ से कहाँ तक का लिया गया है? आंकड़ा जो लिया गया है इसको रिकॉर्ड करने में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 2015 से 2019 तक के आंकड़े इसमें लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंक्रीज़ कहाँ पे दर्ज की गई थी? ओडिशा में। और तमिलनाडु ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंक्रीज़ की है। और सबसे कम लोवेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी उत्तर प्रदेश के लोगों की जो 43 थी, अब इंक्रीज़ होकर के 65.6 वर्ष हो गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। जून 2022 में किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो ऐसी अनोखी पहले ज़्यादातर चाइना ही करता है। जो बहुत बिना सर पैर की या फिर बहुत ही अनरियलिस्टिक कोई इनिशिएटिव हो तो जनरली वो चाइना से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। टोमेटो फीवर जो है ये मामले कहाँ पे देखे गए थे? लास्ट मंथ में हमने आपको बताया था केरल में। केरल के अलावा ओडिशा में भी मामले देखे गए हैं अभी हाल में। टोमेटो फीवर के आंसर हो जाएगा केरल, ओडिशा, बी। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो ये की जाएगी तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। MOU यहाँ पर बेंगलुरु बेस्ड एलेस्ट के साथ साइन किया है, जिससे इंडिया के पहले डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? हैदराबाद में। नरेंद्र मोदी जी ने श्री संत तुकाराम जो कि वरकारी मत से संबंधित थे, इनके मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ये किया है पुणे के पास देहू में। पुणे महाराष्ट्र के पास देहू में इनका मंदिर है, इसका इनॉग्रेशन किया है, सी। ये 17वीं शताब्दी में वरकारी सेक्ट से संबंधित जो संत हैं तुकाराम महाराज, उनसे संबंधित ये टेम्पल है। हाल ही में किस मंत्रालय ने हर महीने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित करने का निर्णय लिया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहा है कि 200 प्लेसेस में 13 जून 2022 को जो है अप्रेंटिसशिप मेला जो है हर मंथ लगाया जाएगा। आंसर हो जाएगा इसमें बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। 10 जून 2022 को आंकड़ा आया था कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितना है? 596.46 बिलियन है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है ये। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के महत्वाकांक्षी 2030 उत्सर्जन लक्ष्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 16 जून 2022 को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र को अधिक महत्वाकांक्षी उत्सर्जन लक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। यूनाइटेड नेशंस को कहा है ऑस्ट्रेलिया ने कि जितना उन्होंने टारगेट रखा था उसको और स्टिफ या फिर और बढ़ाने वाले हैं, और मतलब कड़ा करने वाले हैं। जैसे पहला कमिटमेंट था ऑस्ट्रेलिया का कि 26 से 28% के बीच वो एमिशन रिडक्शन करेंगे 2030 तक, लेकिन अब कहा है ऑस्ट्रेलिया ने कि वो इसको 43% तक ले जाएंगे। यहाँ पे 33 दिया हुआ है, इस वजह से ये कथन इनकरेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। सेकंड कथन इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट वाला करेक्ट है। यहाँ पर 33% नहीं होगा, 43% होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के इस्तेमाल पर कब से रोक लगा दी है? 1 जुलाई 2022। तिथि ध्यान रखिएगा, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित भी जरूरी है। पूरी तरीके से रोक लग चुकी है। ना प्लास्टिक का उपयोग करें, ना ही दुकानदार से मांगे, और अपने घर से जो है बायोडिग्रेडेबल वस्तु लेकर के चलें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा है जिसने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग रोकने के लिए होमोसेप नामक एक रोबोट विकसित किया है? ये IIT मद्रास ने शुरू किया है। इसको अब इंस्टॉल किया जाएगा तमिलनाडु के कुछ जगहों पर।
और इससे मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि रोबोट जो है सेप्टिक टैंक साफ करेगा, किसी मानव को सेप्टिक टैंक में नहीं उतरना पड़ेगा और उसकी जान जाने का खतरा भी नहीं रहेगा। भारत की पहली भारत गौरव प्राइवेट ट्रेन, इसके बारे में सेक्शन वाइज में बात कर चुके हैं। ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है, ये इसके बारे में बताना है कौन सा सही है। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, ये भारत नेपाल सीमा के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को ओरिजिनली दिखाई गई थी दिल्ली के सरोजनी नगर रेलवे स्टेशन से। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे सफदरजंग से स्टेशन से चली थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ओनली इनकरेक्ट है। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है कि ये जनकपुर धाम पहुंची थी 23 जून 2022 को, सही है। और ये ट्रेन जो है फर्स्ट श्रीमद रामायण यात्रा जो है 18 दिनों की, ये 21 जून को शुरू हुई थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला वाला केवल गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सेकंड और थर्ड। तो ये भारत गौरव जो इंडो नेपाल ट्रेन है, टूरिस्ट ट्रेन, ये किन किन जगहों पे जाएगी? अयोध्या, नंदीग्राम, वाराणसी, सीतामढ़ी, चित्रकूट, प्रयागराज, हम्पी, पंचवटी, रामेश्वरम और भद्राचलम, यहाँ तक जाएगी। ठीक, इसके बाद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अंतर्राज्यीय ट्रक टर्मिनस का उद्घाटन किस राज्य में किया है, ये बताना है आपको। ये मणिपुर के लिए किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये इंटरस्टेट ट्रक टर्मिनस जो है 2021-22 में कंप्लीट हुआ था, और ये मणिपुर का फर्स्ट और ओनली ट्रक टर्मिनस होगा। भारत के GSAT-24 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इंडिया ने इसको लॉन्च किया 23 जून को, और ये सैटेलाइट जो है फ्रेंच गुयाना के कुरू नामक स्थान से मतलब कौरो नामक स्थान से जो है लॉन्च किया गया था। इसरो ने इसको बनाया था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए। तीनों स्टेटमेंट सही है। इसको एरियन 5 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था, फ्रांस की कंपनी एरियन मतलब ये एरियन स्पेस के द्वारा। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा? सारे के सारे कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा डी। चीन के अब तक के सबसे मॉडर्न और सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में कौन सा कथन सही है? इसको नाम ये लोग दे रहे हैं फुजियान, ये नाम पूछा जा सकता है। ये अब तक का मतलब ये चीन का तीसरा और अब तक का सबसे अत्याधुनिक ये एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। फुजियान इसको नाम दिया गया है। और ये इंडिया मतलब चाइनाज फर्स्ट डोमेस्टिकली डिज़ाइन एंड बिल्ट कैटापल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो सभी कथन इसके बारे में सही है। आंसर हो जाएगा डी। चीन की योजना है 5 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की, उनकी सूची में तीसरा है ये, और दूसरा था शेंडोंग जो कि 2019 में इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, तो चाइना ये सब चीज़ें करता रहता है, लगातार अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? शिमला के गेटी थिएटर में 3 दिवसीय उत्सव हुआ था उन्मेष। संस्कृति मंत्री राम अर्जुन मेघवाल ने इसका उद्घाटन किया था। और इंडिया बिगेस्ट इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल टिल डेट इसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? गलत कथन इनमें से कोई नहीं, सारे कथन सही हैं उन्मेष के बारे में, डी। बीजेपी के या फिर कह सकते हैं एनडीए के उम्मीदवार कौन बनाए गए हैं राष्ट्रपति चुनाव में? द्रौपदी मुर्मू बनाई गई हैं, काफ़ी न्यूज़ में है। पूर्व राज्यपाल ये कहाँ की रह चुकी हैं? झारखंड की। हालांकि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा में। इनके बारे में सभी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्टेट पीसेस में जनरली वो न्यूज़ नहीं पूछी जाती हैं जो ज़्यादा डिस्कस होती हैं, बल्कि जो कम डिस्कस होती हैं वो पूछी जाती हैं। जैसे अपोजिशन के कैंडिडेट कौन है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी। तो अपोजिशन पार्टीज़ ने मिलकर के कैंडिडेट जिनको पुश किया है वो हैं श्री यशवंत सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ठीक, यशवंत सिन्हा ये अपोजिशन पार्टीज के संयुक्त रूप से कैंडिडेट हैं। यशवंत सिन्हा ये द्रौपदी मुर्मू से यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। खुवसगुल राष्ट्रीय उद्यान, खुवसगुल लेक राष्ट्रीय उद्यान, ये न्यूज़ में था। ये क्या है? बेसिकली मंगोलिया में खुवसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में अभी हाल में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की 34वीं बैठक में निर्णय लिया गया था। ठीक, तो खुवसगुल लेक जो है ये नॉर्दर्न मंगोलिया प्रोविंस खुवसगुल में लोकेटेड है, रशियन बॉर्डर पर। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। उन्मेष के बारे में बाकी सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे बड़ा है हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, शिमला में। ठीक है, इसमें 15 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, सारे कथन सही हैं। जून 2022 में किस देश ने नूरी नामक अपना स्वदेश निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया था? ये सेकंड लॉन्च था साउथ कोरिया का। पहले लॉन्च में ये असफल हो गया था, रॉकेट ये नहीं पहुंच पाया था ऑर्बिट में, नष्ट हो गया था। सेकंड प्रयास यहाँ पे किया था दक्षिण कोरिया ने, और नूरी रॉकेट को फाइनली जो है लॉन्च कर दिया है सेकंड अटेम्प्ट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। इसमें फिर आगे 2 कथन है आपके। मई 2022 में अडानी विल्मार लिमिटेड ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को पछाड़कर भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। कौन सी? अडानी विल्मार, सही। इसके बाद पर्पस है इंडोरेंस मिशन का, जो कि अभी नासा ने अनाउंस किया था कि वो जो ये जानना चाहते हैं कि अर्थ में लाइफ क्यों सपोर्ट की जा रही है, इसके लिए इंडोरेंस मिशन उन्होंने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अगले क्वेश्चन में भी 2 स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली ने परमपोरुल नामक एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर अभी इसको अनेबल किया है, सही।
उसके बाद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अभी एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ये भी सही है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ऐप को यहाँ पर शॉर्ट में आभा मोबाइल ऐप भी कहा जा रहा है, इस तरीके से भी इसको याद रखिएगा, आंसर इसमें सी है। मई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने निम्नलिखित में से किन 3 देशों की आधिकारिक यात्रा की थी? मोदी जी ने यात्रा की थी जर्मनी की, डेनमार्क की और फ्रांस की, ऑप्शन नंबर ए। 2022 में उनकी पहली विदेश यात्रा थी। इसके बाद हम देखेंगे हरित स्वास्थ्य गठबंधन के बारे में कौन सा कथन सही है? ग्रीन हेल्थ अलायंस। ग्रीन हेल्थ अलायंस का शुभारंभ मई 2022 में हुआ था। इसका शुभारंभ जो है यूसेड जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का, फिर रॉकफेलर फाउंडेशन और ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सभी ने मिलकर के इस अलायंस को शुरू किया है। उद्देश्य है टू आइडेंटिफाई सोल्यूशंस टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एनिमल हेल्थ एनिमल। यहाँ पे गलत लिखा था और ये गलत रीड भी हो गया, यहाँ पर एनिमल नहीं होगा, हेल्थ सिस्टम होगा, ठीक। इसका एम क्या? आइडेंटिफाई सोल्यूशंस टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ हेल्थ सिस्टम, यहाँ पे प्रणाली हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? डी। सारे कथन यहाँ पे सही हैं ग्लोबल हेल्थ अलायंस के बारे में। शुगर सीजन यानी कि अक्टूबर से मतलब अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक के लिए जो है देश में शुगर प्राइस में कंट्रोल रखने के लिए चीनी निर्यात पर प्रतिबंध कब से लगाया गया है? 1 जून 2022 से शुगर एक्सपोर्ट अभी बंद कर दिया गया था भारत सरकार द्वारा, ठीक है। अगला सवाल, इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। भारत एक वैश्विक सार्वजनिक निजी भागीदारी में शामिल हुआ है जिसे फर्स्ट मूवर्स कोलिशन कहा जा रहा है। इस पहल को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुरू किया था और किसने? विश्व आर्थिक फोरम यानी WEF ने COP26 में शुरू किया था। सही है आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। इंडिया के साथ डेनमार्क, इटली, जापान, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, यूके, इन्होंने जो है फर्स्ट मूवर्स अलायंस को गवर्नमेंट पार्टनर के तौर पर ज्वाइन किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, यानी कि कोई भी जो है सही मतलब गलत नहीं है, दोनों कथन सही है एकदम। सी नहीं होगा, डी होगा इसका आंसर। नेचीफू सुरंग के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो पहला है कि सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया गया है। इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया था नरेंद्र मोदी जी ने 22 अक्टूबर 2021 को, ये गलत कथन है, राजनाथ सिंह जी ने किया था फाउंडेशन स्टोन। तो आधारशिला राजनाथ सिंह द्वारा रखी गई थी, ये कथन गलत हो गया। सेकंड वाला, टनल BRO के द्वारा वर्तक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई जा रही है, ये सही है, आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। नेचीफू सुरंग जो है 5700 फीट की ऊंचाई पर पश्चिमी कामेंग जिले में बालीपारा चारदुआर तवांग रोड पर 500 मीटर लंबी डी आकार की सिंगल ट्यूब डबल लेन सुरंग होगी। भारत में बायोटेक शोधकर्ताओं स्टार्टअप्स के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बायो RRAP पोर्टल है, ध्यान रखिएगा नाम। भारत 2025 तक शीर्ष 5 बायो मैन्युफैक्चरिंग हब वाले देशों में शामिल होना चाहता है। कौन सा कथन सही है? मई 2022 को चेक गणराज्य में निर्मित विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन फुटब्रिज स्काई ब्रिज 721 खोला गया था, सही है। शिखर धवन IPL करियर मतलब IPL के इतिहास में 700 फोर्स यानी चौके लगाने वाले पहले प्लेयर बने थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1 नवंबर 2004 से लागू पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया था, सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे कथन सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के बारे में कौन सा कथन सही? इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्राइम मिनिस्टर जो नेपाल के हैं शेर बहादुर देवबा, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे ले किया है। एक हेरिटेज सेंटर बनेगा लुम्बिनी मोनास्ट्री एरिया में, लुम्बिनी नेपाल में, इसके लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, सही है। ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट एसोसिएशन न्यू दिल्ली के द्वारा लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट की ज़मीन पर, और नेपाल का पहला नेट जीरो एमिशन बिल्डिंग ये बनेगी जब ये बन जाएगी। तो सही कथन है सारे के सारे, आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन सही है। जून 2022 में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने धरोहर नामक एक राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय समर्पित किया राष्ट्र को। कहाँ पर ये खोला जा रहा है? ये खोला गया है गोवा में, पणजी में, आपको बताया हमने, डी। और वित्त मंत्रालय ने 6 से 12 जून को एक आइकॉनिक वीक भी मनाया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन सा देश नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बना था? नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर को ज्वाइन करने वाला एशिया का पहला कंट्री है साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जून मंथ में आई है और इसमें रेपो रेट को बढ़ाया गया एक बार फिर से 4.90 कर दिया है, बैंक रेट को 5.15% रखा है, सही। इसमें पिछले बार की तुलना में 60 बेस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, लिखा हुआ है, जो कि गलत है। 50 बेस पॉइंट बढ़ाए गए हैं, पहले 4.40 था रेपो, अब 50 बेस पॉइंट बढ़ाकर 4.90 किया गया, ये कथन हो गया गलत, सेकंड वाला। इसके बाद है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर RBI के हिसाब से भारत का 7.2% रहने का अनुमान किया गया है, ये सही है, आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 1 और 3 ओनली, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 ओनली, ए।
इसमें एक और बात कही गई थी कि क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक किया जाएगा आपसे 2022-2023 में, ठीक है। वैन क्लीबर्न इंटरनेशनल पियानो कंपटीशन हुआ था, पियानो बजाने का कंपटीशन हुआ था। दक्षिण कोरिया के यूनशन लिम ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। यूनशन लिम जो है यंगेस्ट एवर 18 वर्ष के विनर बन गए हैं जिन्होंने इस पियानो कंपटीशन में गोल्ड जीता है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पियानो कंपटीशन या पियानो वादकों का कंपटीशन माना जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, कोई भी गलत नहीं है। जुलाई मंथ 2022 में 3 दिवसीय मिनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ पे होगा? ये होगा कोलकाता में, ठीक है। मिनी डिफेंस एक्सपो कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी। ये भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इजराइल के सहयोग से तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हरदा में खोला जाएगा, सही। और रॉबिन उथप्पा को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये भी सही। और 13 मई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, सही। यहाँ पर के होगा, आंसर हो जाएगा इसमें डी। सही कथन सभी है, सही कथन यहाँ पर है, उपर्युक्त सभी सही कथन है, ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अप्रैल मंथ 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिब्रूगढ़ में एक समारोह आयोजित हुआ था, उसमें 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया था असम में। और 7 कैंसर अस्पताल डिब्रूगढ़, कोकराझार, दरांग, लखीमपुर, तेजपुर, बारपेटा और जोरहाट में बनाए जाएंगे, सही। आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। तो 7 कैंसर अस्पताल अनाउंस किए गए थे यहाँ पे असम में, ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। 17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या सही है? डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए 29 मई से 4 जून तक इसका आयोजन हुआ था मुंबई के नेहरू सेंटर वर्ली में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग द्वारा आयोजित किया गया था 7 दिवसीय समारोह। इसका उद्घाटन पीयूष गोयल जी ने किया था। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस साल मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बांग्लादेश को फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ फोकस चुना गया था, सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन सही है, डी। आगे हम देखेंगे गलत कथन का चुनाव करना है। 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु कर्नाटक में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया था, सही। इसके बाद आईआईएससी ने 280 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च की स्थापना की है, ये भी सही है। और यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन ले किया गया बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, जो कि आईआईएससी बेंगलुरु के कैंपस में ही खोला जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन सही है। पिछले वर्ष यूएनएससी में भारत को और अन्य 4 राष्ट्रों को सदस्यता मिली थी। अब कार्यकाल पूरा हो जाएगा इन राष्ट्रों का और नए राष्ट्र अब जगह लेंगे। तो नवनिर्वाचित जो देश हैं इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक होगा। मोजाम्बिक पहली बार यूएनएससी का सदस्य बनेगा। तो भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे जो है चुने गए थे, उनकी जगह पर अब कौन से नए देश आएंगे ये आपको बताना है। तो ये जो 5 कंट्री हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर चुने गए हैं, ये हैं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर ए। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, सभी के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि इसमें ऐसे भी आ सकता है कि कौन नहीं बना है। मई 2022 में रेलटेल ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी योजना पर आधारित रेलटेल की पब्लिक वाईफाई सेवाओं का एक्सप्रेस के पायलट प्रोजेक्ट को कितने राज्यों के 100 रेलवे स्टेशनों में शुरू किया है? 100 रेलवे स्टेशन में ये योजना शुरू की गई है मई 2022 में। 17 राज्यों के 100 रेलवे स्टेशन में पीएम वाणी स्कीम। इसके बाद इसमें फिर आपके 2 स्टेटमेंट है। जून 2022 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने भारत के गैर सरकारी संगठन कट्स इंटरनेशनल को स्वास्थ्य और विकास लक्ष्यों पर दक्षिण एशिया नेटवर्क जो है SANS की सदस्यता प्रदान की है, सही। जून 2022 में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक इशू ऑर्डर किया था जिससे वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक दिल्ली में मध्यम और भारी माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें दोनों करेक्ट, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसमें डी। जून 2022 में तमिलनाडु ने राहत सामग्री की दूसरी खेप श्रीलंका को भेजी थी, किस एयरपोर्ट से? तो भेजी थी टुटीकोरिन एयरपोर्ट से, ऑप्शन नंबर बी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए अभी 2 नए रूल्स जारी किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसमें कहा है कि अधिकारी को सामान्य या लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर या तो सेवारत होना चाहिए या तो सेवानिवृत्त होना चाहिए। सामान्य नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, जनरल होगा। या तो जनरल रैंक का हो या तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का हो ऑफिसर, या फिर इस रैंक से रिटायर हुआ हो, तो वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने योग्य होगा। और उसकी आयु इस पद को ज्वाइन करते समय यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त होते समय 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये 2 अभी रूल्स जारी किए गए हैं जून मंथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि इस जो है कह सकते हैं एलिजिबिलिटी पर अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का चयन किया जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि व्यक्ति के 65 वर्ष की आयु अचीव करने तक उसे जो है पद पर रहने देने के लिए जो डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। हाल ही में किस राज्य में हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण हेतु एक अभिनव पहल फूड फॉरेस्ट के अंतर्गत विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के 15 जिलों की पहचान की गई है जहां पर खाद्य वन विकसित किए जाएंगे। फूड फॉरेस्ट
विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में 15 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे, जिनके नाम लिखे हुए हैं इन डिस्ट्रिक्ट के। इन जिलों में फूड फॉरेस्ट स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाया गया है, ये सही है। गुजरात की 24 वर्षीय क्षमा बिंदु ने एकल विवाह यानी कि सोलोगैमी के तहत खुद से विवाह किया है। भारत में एकल विवाह का ये प्रथम मामला था। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में हस्तशिल्प सहित कपड़ा एवं परिधान यानी कि टेक्सटाइल और एप्रल में और हैंडीक्राफ्ट में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 44.4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। 2019-20 से तुलना अगर की जाए तो 41% बढ़ोतरी दर्ज की गई थी 20-21 में, और ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे इंप्रूवमेंट था टेक्सटाइल और एप्रल एक्सपोर्ट के मामले में। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। मई 2022 में यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लेनदेन में 10 लाख करोड़ या फिर $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया गया था। ये एक जरूरी हो सकता है। फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कॉम्प्लेक्स नैनीताल उत्तराखंड में इंस्टॉल किया गया। ये इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। आगे उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट हुई थी। ये तीसरी इन्वेस्टर समिट थी जो योगी सरकार के कार्यकाल में हुई थी, और इसमें ये कहा गया था 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाले जिलों में 57% निवेश के भाग के साथ गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर लखनऊ है, तीसरे स्थान पर गोरखपुर है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 2012-13 से किसानों की औसत आय जो आंकी गई थी 2012-13 में 6426 रुपये, 2018-19 में 10,218 रुपये तक पहुंच गई थी। 2012-13 से तुलना करेंगे 2018-19 में तो सबसे ज़्यादा किसानों की आय में बढ़ोतरी बिहार में दर्ज की गई थी, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, ठीक। और 10 स्टेट जहां पर फार्मर्स की इनकम बढ़ी है उनके नाम भी लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश इसमें 5वें स्थान पर है। नवंबर 2021 में जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5th के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मालिकाना हक देने की दर में 17% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महिलाओं को मालिकाना हक देने के मामले में झारखंड प्रथम स्थान पर है, बिहार दूसरे पर, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। विवा टेक सम्मेलन के बारे में बताना है। कंट्री ऑफ द ईयर जो है भारत रहा था इसमें, ये हमने बताया आपको। और रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेरिस फ्रांस में आयोजित प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी विवा टेक में भारत मंडप का उद्घाटन किया था। दोनों कथन सही है, सी यहाँ पे हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये जो है शी जिनपिंग की अध्यक्षता में किया गया था, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II थाईलैंड के शासक को पछाड़कर फ्रांस के लुई 14वें के बाद इतिहास में विश्व में दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने वाली यहाँ पर शासिका बनी है। और राभा ट्राइबल कम्युनिटी जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम में बाइखो फेस्टिवल बनाती है जून मंथ में, और इसमें अच्छी हार्वेस्ट और रेन के लिए अपने इष्ट से प्रार्थना की जाती है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। दिनेश कार्तिक T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं। MS धोनी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 3 वर्षीय पैन इंडिया रूफटॉप सोलर अवेयरनेस कैंपेन घर के ऊपर सोलर इज सुपर कैंपेन बीदर कर्नाटक से लॉन्च की गई थी जून मंथ 2022 में। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी थी, सही है। इंडिया फर्स्ट रोड मेड ऑफ स्टील स्लैग ये अभी इनॉग्रेट की गई है सूरत गुजरात में। जूलियस बेयर ग्रुप की ग्लोबल वेल्थ और लाइफस्टाइल रिपोर्ट आई है। शंघाई जो है इनके अनुसार वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है रहने के लिए, उसके बाद लंदन का नंबर आता है। तो सभी स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा डी। किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक भारतीय तेज गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है भुवनेश्वर कुमार ने, ऑप्शन नंबर बी। रूस के पत्रकार डिमिट्री मुराटोव जिनको पिछले साल नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, इन्होंने $5 लाख में यूक्रेन में युद्ध से विस्थापित हुए बच्चों की मदद करने के लिए अपने नोबेल को नीलाम कर दिया है। नोवाया गजेट की स्थापना भी इन्होंने की थी। दिमित्री मुराटोव और फिलीपींस की पत्रकार मैरिया रेसा को वर्ष 2021 में संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया था, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। सभी कथन यहाँ पे सही है, डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से इनमें किसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA की प्रवेश परीक्षा में हरियाणा के विमेन कैंडिडेट्स में से पहला और ओवरऑल 10वां स्थान हासिल किया है? पहली बार वुमेन्स को इसमें शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा इसमें शनन ढाका, ऑप्शन नंबर ए। इराक जून 2022 तक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश था। रशिया का शेयर जो था क्रूड ऑयल इंपोर्ट में यूक्रेन वॉर से पहले जो है 0.2% था, अब ये जो है बढ़ करके अप्रैल 2022 में 10% तक इसको पहुंचने की उम्मीद है। रशिया ने सऊदी अरब को ओवरटेक कर लिया है और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट जो है ऑयल सप्लायर बन गया है। तो भारत के टॉप 2 ऑयल सप्लायर कंट्री कौन है? इराक और फिर रशिया। आंसर हो जाएगा डी।
नई दिल्ली में वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किसने किया था? 23 जून को ये किया था पीएम ने, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस लगाने की समय सीमा को 4 और वर्ष बढ़ा दिया गया। जब जीएसटी एक्ट आया था तब ये कहा गया था कि 5 वर्षों के लिए, यानी कि 2017 से लेकर के 2022 तक, यानी अब तक जो है 30 जून तक के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस जो है राज्यों को मिलता रहेगा और 31 मार्च तक का हिसाब किताब राज्यों को दे भी दिया गया है। लेकिन अब कहा गया है कि इसको और 4 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। अब ये क्षतिपूर्ति सेस लागू रहेगा 2026 तक। आंसर हो जाएगा इसमें बी। जीएसटी कंपनसेशन सेस जो लगाया जाता है वो रेटेड ड्रिंक्स पर, कोल पर, हाई एंड मोटरसाइकिल्स पर, महंगी कारों पर और लग्जरी गुड्स पर लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का प्रथम हवाई अड्डा बना और 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बनने के लक्ष्य के रूप में इसका एक ये कदम है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला हवाई अड्डा तो कोची एयरपोर्ट है, वो अभी यूपीपीसीएस ने पूछा है, लेकिन हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इजराइल स्थित स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 के अनुसार स्टार्टअप के क्षेत्र में पहली बार भारत के 5 शहरों ने दुनिया के शीर्ष 100 में जगह बनाई है। ये 5 भारत के शहर कौन से? बेंगलुरु 8th पर ओवरऑल, न्यू दिल्ली 13th पर, मुंबई 17th, पुणे 90th पर, 90वें स्थान पर और हैदराबाद 97वें स्थान पर। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के लिए प्रयास के लिए किस पीजीआई को क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार सम्मानित किया है? वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन ये अनाउंस किया जाता है। ये अनाउंस किया गया है पीजीआई चंडीगढ़ के लिए, ऑप्शन नंबर ए। पीएम ई विद्या इनिशिएटिव को किस संस्था से मान्यता प्राप्त हुई है? जून मंथ में यूनेस्को से, आपको पता है, ये अवार्ड हमने बताया आपको सेक्शन वाइज में। विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक सामान्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल विकसित किया गया है। श्रेया लेंका जो कि ओडिशा से हैं, ये भारत की पहली के पॉप स्टार बनी है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी। 28 जून 2022 को 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का उद्घाटन जोशीमठ के भद्रिका आश्रम के जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री 1008 वासुदेवानंद जी द्वारा कहाँ किया गया? ये किया गया लेह में, ठीक है। सिंधु दर्शन यात्रा 26वीं इनॉग्रेट की गई लेह से, ऑप्शन नंबर ए। भारत की पूर्व क्रिकेट कप्तान मिताली राज जिन्होंने अभी संन्यास लिया, इनके जीवन पर एक फिल्म बन रही है शाबाश मिठू करके। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग प्लांट अभी खोजा गया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शैलो वाटर्स में। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी। लेह लद्दाख में अमारा राजा पावर सिस्टम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के लिए देश का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण करेगा। यानी लेह लद्दाख में जो ये अमारा राजा पावर सिस्टम है, ये कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन एनटीपीसी के लिए बनाएगा, ठीक। एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल इंडिया की पहली फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल, इसको बेंगलुरु में कमीशन किया गया है। ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है लेकिन फाइनली कमीशन कर दिया गया, तो हम इसको देख रहे हैं। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। महाराष्ट्र के सतारा जिले से आने वाली कौन सी महिला है जिन्होंने 8000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाली 5 चोटियों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? माउंट अन्नपूर्णा पर जब चढ़ाई की थी प्रियंका मोहिते ने, तभी चर्चा में आई थी। अब इनकी 5 पीक्स पूरी हो चुकी हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। श्रेयास जी होसुर आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बने हैं, सही है। उसके बाद मारुति सुजुकी ने मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। अब यहाँ पर बहुत फैक्चुअल सवाल देखेंगे। ओशनिक सिटी का संबंध किससे है? साउथ कोरिया से। बावेरियन आल्प्स कहाँ पे है? ये जर्मनी में, जहाँ पर अभी एक समिट हुई है बहुत फेमस, इसके बारे में हमने बात की इस वीडियो में। बावेरियन आल्प्स जो है ये जर्मनी का भाग है, इसराइल का नहीं है, ये हमारा सही जोड़ा नहीं है। पार्ट NIR इनोवेशन सेंटर ब्रिक्स न्यू ग्रोथ बैंक जो है इससे संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है यूएस है, फिर चाइना है लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी नेता जिन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है, सही। न्यूजीलैंड ने मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक अभी अपॉइंट किया है, ये कथन गलत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मिनिस्टर फॉर रिपब्लिक अभी अपॉइंट किया अपने देश में। प्लूटो के 5 सैटेलाइट है जिनमें कैरोन एक है, सही है। और विंडरस डे ब्रिटेन में सेलिब्रेट किया जाता है जब इमाइग्रेंट ब्रिटेन के शोर्स पर आए थे, सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। न्यूजीलैंड की जगह क्या होना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में नीदरलैंड के खिलाफ 498 रन का वैश्विक रिकॉर्ड बनाया था। एक वनडे मैच में 498 रन का स्कोर खड़ा किया था इन्होंने। कोलंबिया की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला फ्रांसिया मार्केस बनी थी, ठीक है, ये भी कथन सही है। इसके बाद है कि खुम्बू ग्लेशियर जो है नेपाल में, ये भी सही है। और आरबीआई ने पेमेंट विजन 2025 लॉन्च किया, ये भी सही है। सारे कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। जून 2022 में ऐसी खबरें आई थी कि कैम्बोडिया के रीम बेस में चीन जो है अपना एक सीक्रेट नेवल बेस तैयार कर रहा है, ठीक है। तो सोलोमन आइलैंड में पहले, फिर कैम्बोडिया में साउथ चाइना सी के पास, तो ये सब एक्टिविटीज़ चाइना की बढ़ती जा रही हैं। स्पेन में स्थित सिएरा डी कुलेब्रा
पर्वत श्रृंखला में आग लगने के कारण ये चर्चा में आई थी जगह, ये भी सही है। ज्वाइंट स्ट्रिंगरे दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली अभी खोजी गई है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन सही हैं। नोएडा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत एक कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बेंगलुरु का कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का यहाँ पे अवार्ड मिला है स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में। किस रीजन के लिए? इंडिया और साउथ एशिया रीजन के लिए, सही। और यूनाइटेड नेशंस ने अभी पहली कॉमर्शियल फ्लाइट जो है वो यमन के सना एयरपोर्ट से इजिप्ट तक के लिए इसको वेलकम किया, सही। संयुक्त राष्ट्र ने यमन के सना हवाई अड्डे से मिस्र के लिए पहली व्यावसायिक उड़ान का स्वागत किया, सही। तो यहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सभी कथन सही है। ऑपरेशन फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022 संघाई सहयोग संगठन से संबंधित है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो गाया मिशन है इसने एक नया डेटा अभी रिवील किया है स्टार क्वैक्स के बारे में। स्टार क्वैक की घटना को इन्होंने अभी देखा है, ऑब्जर्व किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया मिशन के तहत। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। इसमें भी सही कथन चुनना है। क्रिकेटर यश ढुल को दिल्ली के स्टेट आइकन के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नामित किया है, सही। ठीक, उसके बाद चीन ने एससीओ सदस्यों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नामक एक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में स्क्वैश कोर्ट का अपना पहला सेट खोलने का यहाँ पर काम किया है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ भी सही है, आंसर हो जाएगा डी। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ के तहत हाल ही में राजस्थान और नागालैंड को कितने करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। एनडीआरएफ की समीक्षा में 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ये कह सकते हैं हम लोग राहत सहायता अभी अप्रूव की गई है इन 2 स्टेट्स के लिए बेसिकली। तो जितना ग्रांट मिलता है स्टेट्स को उसके अतिरिक्त इन 2 स्टेट्स को मिलेगा, ठीक है। आईआईटी कानपुर ने जो है 1 जून 2022 को नई दिल्ली में डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड भारत के लिए एक कन्वर्जेंस रोडमैप पर एक कनक्लेव का आयोजन किया था। मोटे तौर पर इसलिए ये बात की गई थी कि ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट को कैसे कनेक्ट किया जाए 5G के माध्यम से, जिससे जो हम टेलीविजन पर चैनल देखते हैं वो अपने मोबाइल पर भी देख सकें, ठीक है। जैसे मोबाइल में FM तो काम करता है डायरेक्टली, लेकिन टीवी चैनल्स आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट कनेक्टेड नहीं है। लेकिन भविष्य में इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सारे टीवी चैनल्स आपको रेडली मोबाइल में कैसे देखने को मिल सकते हैं, इस पर चर्चा की गई थी। फर्स्ट इंश्योरर टू लॉन्च अ डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, ये कौन सा है? पीएनबी मेटलाइफ ने अभी डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भारत का पहला पेश किया है। क्रांति गाथा ये गैलरी अभी इंडियन रिवोल्यूशनरीज को डेडिकेटेड, ये कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? मुंबई में। आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन सही हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निजी क्षेत्र की बैंकों ने अधिकतम धोखाधड़ी की घटनाओं की संख्या में अपना योगदान दिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर धनराशि की बात नहीं कर रहे हैं। धनराशि में तो पब्लिक सेक्टर के बैंक ही आ गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ फ्रॉड्स के मामले में प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए, ठीक। इसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र भवनों के लिए वे फाइंडिंग एप्लीकेशन विकसित करने की घोषणा की है, ये भी सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलंबो में बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूर किया है, ये सही है। आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन सही हैं। हाल ही में अहमदाबाद गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किसने किया है? ये शुरू किया था पीएम मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर ए। उद्घाटन किया था पीएम जी ने, ए। इसके बाद गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज पहल अमेरिका में शुरू की गई है, सही। फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुई है, सही है। और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने लॉन्च किया फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड इंटीग्रेटेड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसको फ्रूट सॉफ्टवेयर कहा जा रहा है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे मतलब सारे के सारे कथन सही हैं, गलत कोई नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने फाइनली इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया 15 जून 2022 को। इसको लॉन्च कब किया था? इसको लॉन्च किया गया था 1995 में, बी। कोविड-19 महामारी के दौरान चीन भारतीय चावल का शीर्ष खरीदार था, ये एक अनयूजुअल सी बात है लेकिन सही है। मई 2022 में रशिया ने सऊदी अरेबिया को ओवरटेक कर लिया है और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बना था, ये भी सही है। केरल ने कंट्रीज फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी लॉन्च की है। नासा का जो डेविंसी मिशन है जो कि वीनस के लिए है, ये 2029 में जाएगा और वहाँ के हार्श इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करेगा, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें ई, सारे के सारे कथन सही हैं। कनाडा के मैनिटोबा राज्य में पगड़ी दिवस अधिनियम पारित किया गया है। इस अधिनियम के तहत हर साल पूरे राज्य में जो है टर्बन डे मनाया जाएगा। ये कब मनाया जाएगा? 13 अप्रैल को मनाया जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। समुद्री तटों के समग्र प्रबंधन के लिए गोवा द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की थी, दमन दीव में ये हुई थी। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वेस्टर्न जोनल काउंसिल में जो है कितने स्टेट आते हैं और क्या राजस्थान वेस्टर्न जोनल काउंसिल का भाग है या फिर नहीं, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आईएनएस कुकरी को हाल में डिकमीशन कर दिया है और दीव में इसका एक म्यूजियम बना दिया गया है, ठीक है। तो ये सही है, आईएनएस कुकरी मेमोरियल जो है दीव में है। और रेड फ्लैग बिल अभी पास किया गया अमेरिका में, मास शूटिंग जो वहाँ पे हो रही है, मास शूटिंग की घटना है उस पर रोक लगाने के लिए। कोलामरका और मुक्ताई भवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नई नोटिफाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। महाराष्ट्र की लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका एक्सटेंशन किया जा रहा है महाराष्ट्र में।
तो यहाँ पर डी, सारे के सारे कथन सही है, आंसर हो जाएगा डी। सुरक्षा मित्र योजना वाहन निगरानी प्रणाली है जिसको केरल द्वारा शुरू किया गया है। और चीन ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र तैयार किया है। गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ब्लू ड्यूक जो है सिक्किम की राजकीय तितली घोषित हुई है। सभी कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे ई। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार हिंदी, बांग्ला, उर्दू भाषा का उल्लेख किया गया है। और चीन ने जो है अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की घोषणा की है। पवोसन वायरस अभी अमेरिका में डिटेक्ट किया गया था। तो ये भी तीनों कथन सही हो जाएंगे डी। भारत ने वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान और आईटी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए वियतनाम को $1 मिलियन लोन के तौर पर दिए हैं। भारत 2023 तक दूसरी छमाही में भारत का पहला जो मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है और पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करेगा। ये भी सही है, समुद्रयान जिसको बोल रहे हैं, आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट।